अध्याय 811 दिन बाहर। काल का जुलूस आज भीड़ के साथ अच्छी तरह घुल मिल गया। गिल्ड के कई सदस्य बड़े समूहों में खरीदारी, भोजन या लॉर्ड स्पीच की तैयारी के लिए महल के आसपास इकट्ठा हुए थे। कार्यक्रम शुरू होने में अभी 10 मिनट का समय था, लेकिन शहर के कई वरिष्ठ अधिकारी पहले से ही महल के मुख्य दक्षिणी द्वार के सामने एक बड़ी बालकनी में एकत्र हो चुके थे। उन्होंने मुख्य द्वारों को समुद्र की ओर क्यों चुना, जो कि सबसे संभावित आक्रमण बिंदु था? ये काल के लिए एक रहस्य था, लेकिन इससे चीजें सुविधाजनक हो गईं, क्योंकि वहां एक बड़ा चौक था जिस पर शहर के संस्थापक की मूर्ति थी, एक भूरे रंग का ऑकिश शमन जिसका नाम समय के साथ बहुत पहले ही तख्ती से मिटा दिया गया था। काल ने शक्ति की बाढ़ महसूस की जब लॉर्ड बालकनी पर अन्य लोगों के साथ शामिल हो गया, और उसे एहसास हुआ कि जब वो शहर के ऊपर लड़ रहा था तो उसने उस दानव की वास्तविक शक्ति को बहुत कम करके आंका था। अब जब वो टोटेम रैंक वाले गवर्नर और जिला अधिकारियों के बगल में खड़ा था, तो ये स्पष्ट था कि वह उनसे एक रैंक से ज्यादा ऊपर था। हालांकि उसकी शक्ति का अंदाजा लगाना कुछ हद तक सूरज को घूरने जैसा था, इस हद तक अंधा कर देने वाला कि एक अधिपति के नीच दृष्टिकोण से विवरण को समझना असंभव था। प्रभु ने अपना गला साफ किया और अपना भाषण शुरू किया। मेरी शादी की 407वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्र होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये साल काफी घटनापूर्ण रहा है। मेरे परिवार में 3 बच्चों का जन्म हुआ और इसके परिणामस्वरूप बच्चों की संख्या में उछाल आया, जिससे शहर की दाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन यह नवाचार, विकास और बहादुरी से लड़ी गई लड़ाइयों का साल भी रहा है। मैं यहाँ बोमगोन बेड़े के खिलाफ शहर की रक्षा करने वाले कई चेहरों को पहचानता हूँ। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें पिछली सदी में किसी भी पूर्ण आक्रमण से सबसे कम नुकसान हुआ था। उस दिन कई हीरो बनाए गए और कई अपनी सीमाओं को पार करने और एक नए रैंक तक पहुंचने में कामयाब रहे। दुर्भाग्य से सब कुछ सकारात्मक नहीं रहा। 3 साल में पहली बार हमारे पास एक गिल्ड युद्ध था जो शहर तक फैल गया। मुझे बताया गया है कि 2 मेजबानों की लड़ाई के बाद की स्थिति पहले ही ठीक हो चुकी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भविष्य में शहर में हर कोई बेहतर व्यवहार करेगा। वह रुका और काल को लगा कि लॉर्ड की नजर उस पर है। उसने थोड़ा सा सिर झुकाया और लॉर्ड ने नरमी दिखाई और फिर अपना भाषण जारी रखा। हमारे सबसे गौरवशाली द्रोध राष्ट्र ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 10% अधिक विवाह समारोह मनाए हैं, जो न केवल राजधानी में बल्कि पूरे देश में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। अब मैं अपनी शर्मीली दुल्हन के पास लौट जाऊंगा और नगर के मंत्रियों को बोलने दूंगा। काल को लगा कि यह लॉर्ड के लिए एक असाधारण रूप से छोटा भाषण था। गवर्नर चौंक गया और फिर परेशान हो गया, क्योंकि किसी ने उसे तैयार किए गए नोटों का एक पूरा ढेर दिया, जबकि लॉर्ड अपने घुटने पर एक छोटे काले राक्षस बच्चे को उछालने के लिए बैठ गया। माता पिता के आकार के बावजूद बच्चा छोटा था, एक नवजात शिशु की तरह। उसके पंख भी थे, हालांकि वे कमजोर ढंग से फड़फड़ाते थे, लेकिन अभी तक उड़ान भरने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। जब आपका बच्चा उड़ सकता था, तो घर को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाना एक अलग तरह की चुनौती थी। जब गवर्नर प्रभु का हृदयस्पर्शी भाषण पढ़ रहे थे, तो भीड़ अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही थी कि वे हंस न सकें, जबकि गवर्नर की पत्नी मैडम शिन ने भाषण में व्यक्त मीठे प्रेम पर न हंसने की कोशिश की, जो पूरी तरह से किसी और के लिए था। लेकिन उस महिला को अपने पति को नए कवच में तड़पते हुए देखना अच्छा लग रहा था, और वो उसकी प्रशंसा का आनंद ले रही थी, जैसे कि वो उसे ये सब बताना चाहता था। राज्यपाल ने अपना भाषण बदल दिया और अपना संबोधन शुरू किया। शहर के बारे में कई बातें बताईं, साथ ही अपनी पत्नी के लिए कुछ मीठे शब्द कहे तथा अपने नए कवच के लिए धन्यवाद दिया। शहर के अधिकांश लोगों को पहले से ही पता था कि काल वहां पहुंच चुका है, क्योंकि जब यह उल्लेख किया गया कि उसे एक नया कवच सेट मिला है, तो भीड़ उसके समूह की ओर देखने लगी। काल के संवेदनशील कानों ने इस बात के बारे में बहुत सी अटकलें सुनी कि इसकी लागत क्या होगी, और फिर कुछ और लोग सोच रहे थे कि क्या अब ओवरलॉर्ड रैंक में भी कुछ ऐसा ही करना संभव है, क्योंकि काल आगे बढ़ चुका था। यह विचार उनके लिए हास्यास्पद था। कस्टम ऑर्डर किए गए एपिक ग्रेड ओवरलॉर्ड रैंक कवच की कीमत अधिकांश छोटे कुलीन परिवारों की पीढ़ीगत संपत्ति से अधिक थी। या तो आपको यह विरासत में मिला है या आपको ये कभी नहीं मिला। केवल एक सेट खरीदना बेतुका था जब तक कि आपके परिवार के पास टोटेम या कई ओवरलॉर्ड ना हो। भीड़ में मिठाइयां बेचने वाले विक्रेता घूम रहे थे और महिलाएं खुलेआम अपने साथियों को चॉकलेट खिला रही थीं। जब ओफेलिया ने लोट्स और मिक को चॉकलेट खिलाना शुरू किया तो काल अपनी हंसी रोक नहीं पाया। ये भीड़ में मौजूद दूसरी स्थितियों से बिल्कुल उलट था, जहां शारीरिक रूप से बड़े शर्मिंदा राक्षस अनिच्छा से काट रहे थे। लोट्स को मिठाई के प्रति अपने प्यार पर कोई शर्म नहीं थी। वो ओफेलिया की फर वाली उंगलियों से चॉकलेट चाटने में भी खुश थी, जिससे उनके आसपास के राक्षस शर्मा रहे थे और हंस रहे थे।
मिक थोड़ा ज्यादा संयमित था और ओफेलिया द्वारा उसे चॉकलेट खिलाए जाने पर वो बुरी तरह शर्मा रहा था। लेकिन उन्होंने ज्यादा चॉकलेट नहीं खरीदी थी क्योंकि उनके पास और भी योजनाएं थीं और वे डेब्यूटेंट शो देखने के लिए बोर्डवॉक पर जा रहे थे। अगर महल में उत्सवी माहौल था तो वे एक शानदार अनुभव के लिए तैयार थे। डेमंस इस कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से तैयार थे और सड़कें किसी फैशन शो की तरह लग रही थीं। व्यापारिक जिले में अपना रास्ता बनाना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए काल ने उन्हें दक्षिण की ओर डॉक पर ले गया। उनके पास बारबेक्यू चल रहा था और उनका समूह वहां रुक सकता था और कुछ नाविकों से मिल सकता था, इससे पहले कि वो महिलाओं को बोर्डवॉक पर उनकी नई नई राक्षसी आंखों की कैंडी देखने के लिए ले जाए। लेकिन जैसा कि पता चला, उन्हें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी। नाविकों के पास अपना खुद का संस्करण था और सभी युवा डॉक कर्मचारी अपने सबसे अच्छे रूप में थे। त्वचा पर तेल लगा हुआ और तराजू पॉलिश किए हुए वे डॉक के चारों ओर घूम रहे थे और सीटियां बजा रहे थे और प्रशंसा के जयकारे लगा रहे थे। काल को पक्का संदेह था कि वे स्प्रोल की कामकाजी लड़कियां थीं। काल के समूह की महिलाएं भी तुरंत इस मजे में शामिल हो गईं और उन्होंने युवा पुरुषों के गले में डालने के लिए सस्ते कांच के मोतियों की लंबी माला खरीद ली। हर कोने पर पीपों से भरपूर रम बह रही थी और काल उन्हें एक कोने में ले गया जहां युद्ध के दौरान जैसा ही धूम्रपान गड्ढा बनाया गया था। कसाई, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। मैं पूरे गिल्ड समूह के लिए जो भी परोसोगे उसे स्वीकार करूंगा। काल ने मोटे डेमन का अभिवादन किया। ओह, ओवरलॉर्ड बनने पर बधाई। तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। वॉर चैंपियन, क्या तुम वाकई उनके साथ नहीं जुड़ना चाहते? तुम अभी भी जवान हो, दानव ने मजाक किया। काल हंसा और अपना सिर उस ओर झुकाया जहां एक युवक को संदिग्ध पोशाक पहने दो युवतियां दुकान के पीछे वाले कमरे में ले जा रही थीं। मुझे लगता है कि मैं किसी का अपमान कर रहा हूं जब मुझे सबसे उत्सवपूर्ण उत्सव को ठुकराना पड़े। कसाई हंसा। खैर, युवा तो युवा ही रहेंगे। आप चाहें तो बोर्डवॉक पर जा सकते हैं, लेकिन सच में महिलाओं को शायद यहाँ डॉक पर ज्यादा मजा आएगा। ये बिल्कुल सच था। दोपहर के बाद का समय ही था और डेमंस पहले से ही एक शराब पीने का खेल खेल रहे थे, जिसमें आप अपने सीन से एक पूरा शॉट ग्लास अपने मुंह में फेंकते हैं बिना इसे गिराए। सिद्धांत रूप में जिसने सबसे ज्यादा शॉट पिया वो जीत गया, और उसने एक और शॉट लिया। जहाज पर संगीत भी बज रहा था, क्योंकि जहाज पर जो भी कवि और संगीत के प्रतिभाशाली लोग थे उन्होंने अचानक जाम सेशन का आयोजन कर दिया था। इस पर लोग नाचने लगे और आमतौर पर पागल हो गए। कुछ ही देर में लोट्स ने मिक को अपने साथ गाने के लिए घाट के एक खंभे पर खींच लिया। एक शराब पीने की धुन जो मुख्य रूप से शॉट्स शब्द की तरह लग रही थी, जिसे हर नाविक जानता था। तालबद्ध पैरों की थाप और तुरही के संयोजन ने एक स्थिर ताल बनाई, जबकि भीड़ ने साथ में गाना गाया और हजारों नाविकों ने रम की बोतलों से शराब पी। काल ने बोर्डवॉक के करीब लोगों को देखा जो डॉक पर भीड़ को अश्लील गीतों पर घृणा भरी नजरों से देख रहे थे, फिर भ्रमित नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह एक ग्रीन ड्रैगन पुजारी और एक पिशाच था जो लोलिता पोशाक में छत्र के साथ मंत्रोच्चार कर रहा था। नाविकों के साथ कुछ ठीक नहीं था, उन्हें यकीन था। कई कुलीन युवतियां वहां आकर यह नजारा देखने के लिए ललचा रही थीं, लेकिन उपद्रवी दल के कारण उनके माता पिता हर बार जब वे दक्षिण दिशा की ओर मुड़ते तो उन्हें घूरते थे। गीत बदल गया और ताल ताल एक नई लय में बदल गया जो धीमी और कुछ हद तक अधिक कामुक थी, लेकिन फिर भी तुरही और सैक्सोफोन के साथ थी, जिसने काल के विदेशी संगीत स्वाद के लिए एक बहुत ही अजीब अनुभव बना दिया। लेकिन जल्द ही उसने खुद को डाना को अपनी बाहों में लेकर नाचते हुए पाया। उसे भीड़ में घसीटा गया और वह बोतल से रम पी रहा था, और वे हंस रहे थे तथा भीड़ में घूम रहे थे। वे लोग मजे से शराब पी रहे थे और नाविकों के बीच नए दोस्त बना रहे थे। तभी महल जैसी वर्दी पहने एक भयभीत सा दिखने वाला अधिकारी घाट की ओर आया और काल का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। अधिपति काल, क्या आपको लगता है कि मैं आपको कुछ क्षणों के लिए आपके उल्लास से दूर खींच सकता हूं? दानव ने पूछा। काल ने सिर हिलाया और भीड़ के किनारे चला गया, जहां डाना को एक कबाब और रम की एक ताज़ा बोतल दी गई। अधिकारी ने अपना गला साफ किया। आपको औपचारिक रूप से आपके साथ एक और व्यक्ति को लॉर्ड्स की निजी गार्डन पार्टी में आमंत्रित किया गया है। क्या हम आपकी उपस्थिति की उम्मीद कर सकते हैं? हमारे पास कितना समय है? काल ने पूछा, पहले से ही अपने शरीर से शराब को जलाता हुआ महसूस कर रहा था। पहले मेहमानों के आने से 1 घंटा पहले, पार्टी शुरू होने से 2 घंटे पहले, अधिकारी ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए समझाया। संभवतः उसने काल को बहुत पहले ही ढूंढने का इरादा कर लिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपने पूरे गिल्ड के साथ डॉक पर होगा। ड्रेस कोड क्या है? काल ने पूछा। वे पहले से ही बहुत ही शानदार तरीके से तैयार थे, क्योंकि यह पार्टी का दिन था। आपकी मौजूदा पोशाक ही ठीक रहेगी। यह एक अर्ध आकस्मिक कार्यक्रम है,
लेकिन अधिकांश लोग प्रभावित करने के लिए ही कपड़े पहनते हैं। अधिकारी ने समझाया, उम्मीद करते हुए कि काल उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझ जाएगा। भगवान ने उसे सीधे आमंत्रित किया था, जो एक बहुत बड़ा सम्मान था। लेकिन दानव थोड़ा चिंतित था कि काल पहले से ही इतना नशे में था कि वो इस बात की सराहना नहीं कर सकता था। सौभाग्य से रे ने उन्हें ढक रखा था तथा उन्होंने उनके परिवर्तित शरीर के फर से मेल खाते हुए काले और सफेद रेशम के अतिरिक्त फैंसी मैचिंग परिधान तैयार कर रखे थे। दाना को यकीन था कि राय ने जो भी आइडिया निकाला है वो उसे पसंद नहीं करेगी, लेकिन वो खूबसूरत काले रेशम की पोशाक थी जिस पर सफेद कढ़ाई की गई थी, जिससे बेल का पैटर्न बन रहा था। ये दस्ताने की तरह फिट थी और इसने कोहनी की लंबाई वाली आस्तीन के साथ सफेद और लाल आभूषणों को उजागर किया। काल को अपने कैसीनो गुंडे के लुक को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक काले बेस लेयर के ऊपर एक सफेद सूट में उसके सूट पर बहुत कम काली कढ़ाई थी। कॉलर और कफ पर सिर्फ एक मकड़ी का जाला पैटर्न था, लेकिन उसने टाई में बुने हुए सभी मकड़ी के जाले के पैटर्न से इसकी भरपाई कर दी थी। काल ने बाकी लोगों को स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया, फिर लामिया के अंगरक्षकों को समूह पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए बुलाया कि लोट्स को कैंडी के साथ अजनबियों द्वारा अपहरण न किया जाए, इससे पहले कि वो डाना को कुछ अंतिम मिनट की तैयारी के लिए ले जाए। डॉक से थोड़ी दूर पर एक ब्यूटिशियन था और महल के द्वार की ओर जा रहा था। वे घंटों तक पार्टी करते रहे थे। थोड़ा सा परफ्यूम और कपड़े बदलने से उनकी महक अच्छी हो सकती है, लेकिन नए लोगों से मिलने से पहले उनके फर को थोड़ा ब्रश और पॉलिश की जरूरत होती है। सौभाग्य से सैलून के कर्मचारियों को तुरंत समझ में आ गया कि वे एक औपचारिक समारोह में जा रहे हैं और केवल उत्सव की सजावट की तलाश में नहीं थे, जैसा कि पार्टी में जाने वाले अधिकांश लोग चाहते थे। जब तक वे किसी सुखद महक वाले फर कंडीशनर से पूरी तरह से साफ हो जाते और फिर से तैयार हो जाते, तब तक मेहमानों के महल में पहुंचने का समय हो चुका होता। अब यह देखने का समय है कि स्थानीय सेलिब्रिटी का पीछा करने वालों में से कितने लोग जानते हैं कि वे कौन है। जब काल और डाना पहुंचे तो गार्डन पार्टी के लिए महल में जाने के लिए वीआईपी मेहमानों की एक छोटी सी कतार लगी हुई थी। स्टाफ चाहता था कि वे दोनों एक जोड़े के रूप में रेड कारपेट पर चलें ताकि भीड़ को उन्हें अच्छी तरह से देखने का समय मिल सके। इससे प्रगति धीमी हो गई, लेकिन जब भीड़ ने किसी को पहचाना तो उनकी जय जयकार बहरा कर देने वाली थी। वे सभी अपने टाइटल और गिल्ड टैग चालू कर रहे थे, इसलिए काल ने भी ऐसा ही किया और चुपचाप दाना को चेतावनी दी कि यदि वो कर सके तो वह भी ऐसा ही करे। बंगा शहर के पूर्व भगवान काल, डार्कलाइट होस्ट के ग्रैंड वार चैंपियन। दाना, डार्कलाइट होस्ट का युद्ध जादूगर नाम और उपाधियां सक्रिय होने से पार्टी के अंदर नए लोगों से मिलना भी बहुत आसान हो जाता था। वहां मौजूद हर कोई एक अधिपति या किसी का मेहमान था, जिसका मतलब था कि उनमें से ज्यादातर व्यवसाय चलाते थे या बड़ी मात्रा में संपत्ति के मालिक थे। लेकिन केवल इतना ही नहीं, उसके सामने खड़े लोगों में कुछ रईस, द्रोद के दूसरे शहरों से आए नगर प्रभु और यहां तक कि कुछ जहाजों के कप्तान भी थे, जिन्हें उनकी उपाधियां दी गई थीं। काल की बारी आई और उसने दाना की ओर अपना हाथ बढ़ाया और वे दोनों आराम से लाल कालीन पर टहलने लगे। दाना को बहुत कम लोगों ने पहचाना, क्योंकि उसे डॉक पर लड़ाई के लिए रूपांतरित नहीं किया गया था, लेकिन कई लोगों ने काल को पहचान लिया और वे दूसरों को बता रहे थे। शीर्षकों के सक्रिय होने से उन्हें ये पता चल गया कि दाना कौन थी, इसलिए भीड़ ने मान लिया कि वह युद्ध के मैदान के किसी अलग हिस्से में सक्रिय थी, जहां वे नहीं थे। जैसे जैसे वे मोर्चे के करीब पहुंचे, वे सबसे अधिक समर्पित आगंतुकों के पास पहुंचे, जो भाषणों के बाद भी वहां से नहीं गए थे। ये हीलिंग ट्री का रक्षक है, किसी ने पुकारा, और स्वीकृति की एक विशाल गर्जना राक्षसों के बीच फैल गई, जिसने भीड़ में अन्य शोर को दबा दिया। नदी के पश्चिमी किनारे के निवासियों को पता नहीं था, लेकिन लोट्स जुगियो और फैले इलाके में एक बहुत बड़ी हस्ती थी। गिल्ड हाउस के पास स्टोन चैपल जिले में यह वो दुकान थी जिसके लिए डार्कलाइट होस्ट ज्यादा मशहूर था। काल दाना के साथ गेट पर पहुंच गया और गार्ड ने विनम्रता से सिर झुकाया। उसके हाथ में हरे रंग की माना जैड की अंगूठी थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन काल ने देखा कि दूसरे गार्ड के कानों में लाल और सफेद माना जैड की बालियां लटक रही थी और उसके चौंकाने वाले सफेद बाल उन्हें दिखाने के लिए पीछे खींचे हुए थे। किसी ने उसे प्रभावित करने के लिए बहुत कुछ किया था और उसे उस उपहार पर बहुत गर्व था। धन्यवाद, अपनी दोपहर का आनंद ले, काल ने उत्तर दिया जब उन्होंने उसे दरवाजे के अंदर प्रवेश कराया। निश्चित रूप से, अधिपति, यदि संभव हो तो आप कहीं दिखाई देंगे, तो भगवान जल्द ही आपको खोज लेंगे, महिला गार्ड ने उत्तर दिया। काल दाना को गार्डों की पंक्ति के पीछे पीछे बगीचे में ले गया, जो मैदान के उत्तरी हिस्से में खुले स्थान की ओर था। सैकड़ों अधिपति और कुलदेवता पहले से ही इकट्ठे थे और शक्ति का आभामंडल दमनकारी था, लगभग भारी।
अब वो समझ सकता था कि उन्होंने इसे ओवरलॉर्ड रैंक इवेंट क्यों बनाया। सभी राजनीतिक मुद्राओं और व्यापारिक सौदों के चलते मुस्कुराहटों के नीचे तनाव बहुत अधिक था और दानव लगातार शक्ति का रिसाव कर रहे थे। काल ने देखा कि एक नागा आदमी मुस्कुराया और तलवार पर हाथ रखकर अपने कूल्हे को उभारने लगा। एक पल के लिए काल को लगा कि यह एक आक्रामक हरकत हो सकती है, भले ही वो बेशर्मी हो। फिर उसने ब्लेड को पहचान लिया। ये दो ओवरलॉर्ड रैंक वाले हथियारों में से एक था जिसे डार्कलाइट होस्ट ने नीलामी में रखा था, और शायद आज सुबह ही दिन के उत्सव शुरू होने से पहले बिक गया होगा। काल ने जल्दी से उस आदमी के खिताबों की जांच की। काफी फैशनेबल दिख रहे हैं, प्रिंस गैबिल। लगता है कि आज सुबह की नीलामी में आपको बड़ी जीत मिली है। उस ब्लेड पर जहर का असर खास तौर पर शक्तिशाली निकला। उसने नागा राजकुमार का अभिवादन किया। ओह, क्या आप इस उत्कृष्ट कृति के लिए मेरे प्रतिस्पर्धियों में से एक हो सकते थे? राजकुमार गैबिल ने पूछा। काल ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल इसके विपरीत, यह मेरा गिल्ड था जिसने इसे बिक्री के लिए रखा था। यह देखना बहुत अच्छा है कि इसे एक अच्छा घर मिल गया है और इसका मालिक गर्व से भरा हुआ है। इससे कई अन्य अधिपतियों का भी ध्यान आकर्षित हुआ। शाखा नेता, मुझे नहीं लगता कि आपके कारीगर अगले महीने बिक्री के लिए इसी तरह के अन्य सामान रखेंगे, है ना? महिलाओं में से एक दुबली पतली लेकिन एथलेटिक ऑक ने उत्साह से पूछा। काल ने कंधे उचका दिए। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। ओवरलॉर्ड रैंक वाली वस्तुएं केवल तभी बनाई जाती हैं जब कारीगर प्रेरित महसूस करता है। इसलिए, जबकि यह संभावना है कि हमारे पास नीलामी में आइटम होंगे, मैं यह नहीं कह सकता कि वे क्या होंगे। ऑक ने समझ में सिर हिलाया। ये बात सही है। मैं एक व्यापारी समूह के लिए सुरक्षा प्रमुख के रूप में काम करता हूं, और मेरा बॉस कुछ हद तक परेशान है कि उसने आज सभी बेहतरीन चीजें खो दी। दूसरों के आत्मसंतुष्ट चेहरे से काल को संदेह हुआ कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। कम से कम वे इस बात से परेशान नहीं थे कि उसके बॉस को नीलामी घर के बेशकीमती खजाने से वंचित कर दिया गया था। उन्हें बोलने के लिए अधिक समय नहीं मिला, इससे पहले कि एक अत्यंत शक्तिशाली आभा उनके पास आए और समूह फैल गया जिससे लॉर्ड सीधे काल के पास पहुंच सके। डार्कलाइट होस्ट का युद्ध चैंपियन। ये कितनी दिलचस्प बात है कि सिस्टम द्वारा उसे ऐसा खिताब और एक पौराणिक गिल्ड नाम दिया गया है। लॉर्ड ने धीरे से बोलते हुए घोषणा की। काल ने प्रभु को प्रणाम किया, जबकि डाना ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। वास्तव में ऐसा ही है। हालांकि जब तक मेरे पास एक उचित गिल्ड हाउस नहीं था, तब तक कई फायदे स्पष्ट नहीं थे। वास्तव में मुझे विश्व ड्रैगन का आशीर्वाद मिला है। काल ने सहमति जताई। भगवान ने भौहें सिकोड़ी। मैं समझ गया। तो तुम्हें सचमुच देवताओं द्वारा ये गिल्ड उपाधि दी गई थी? काल ने सिर हिलाया। पहली बार जब मैंने शहर की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, तो मुझे डार्कलाइट होस्ट के युद्ध चैंपियन का दर्जा दिया गया। इससे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने नामकरण प्रतिबंधों में कोई समाधान खोज लिया था। वह वास्तव में प्रसिद्ध गिल्ड का सदस्य था। कृपया पार्टी के बाद रुकें, मैं आपको बुला लूंगा। हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। प्रभु ने जोर दिया। फिर वे अन्य मेहमानों के साथ बातचीत करने चले गए। लॉर्ड द्वारा सीधे संबोधित किए जाने से काल और डाना पार्टी में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए, और कुछ ही मिनटों में वे ड्रैगन द्वीप समूह से आए दर्जनों नए लोगों से मिले। स्थानीय लोग ज्यादातर पीछे हट गए थे, क्योंकि वे बाद में फिर से उनसे मिल सकते थे। कोई भी विदेशी राजकुमार या राजकुमारी को उस समय की मशहूर हस्ती से मिलने के लिए इंतजार नहीं करवाना चाहता था, और काल की लोकप्रियता ने सबसे अप्रिय लोगों को भी उनसे दूर खींच लिया। लेकिन जल्द ही इसका असर खत्म हो गया, क्योंकि लॉर्ड अभी भी अपने दौरे पर थे, नए लोगों से मिल रहे थे जिन्होंने पिछले साल कुछ उल्लेखनीय काम किया था, जबकि उनका ध्यान भटका हुआ था। बटलर बगीचों में घूम रहे थे, और जब भीड़ थोड़ी दूर हो गई, तो काल के चारों ओर शुभचिंतकों का एक दूसरा समूह इकट्ठा हो गया। लॉर्ड काल, मुझे विश्वास नहीं होता कि हम मिले हैं। लेकिन दाई मूसा ने हमें बताया कि आप प्रजनन क्षमता के उस मंत्र के स्रोत थे जो स्थानीय कुलीन वर्ग के लिए इतना प्रभावी रहा है। हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए। एक ओनी दानव महिला ने काल को एक श्रद्धापूर्ण नजर से अभिवादन किया जिसने दाना को परेशान कर दिया। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरी सेवाओं के लिए काफी अच्छा भुगतान किया गया। आपके परिवार में आने वाले नए मेहमान के लिए बधाई। काल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। राक्षसी मुस्कुराई। हाँ, घर में फिर से बच्चे होना अच्छा रहेगा। मुझे डर है कि मेरे बाकी सभी बच्चे बहुत पहले ही बड़े हो गए हैं और घर से बाहर चले गए हैं। अत्यधिक लंबी उम्र के नुकसान। उसके बगल में बैठा आदमी हंसा। मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों तक पारिवारिक समारोहों में ये थोड़ा अजीब रहेगा। हमारी बहू और पोती भी दाई की ग्राहक है। दाना इस विचार पर हंसे बिना नहीं रह सकी, और सुंदर दानव ने उस पर मुस्कुराया।
हाँ, मुझे यकीन है कि जब वे किशोर हो जाएंगे और ट्रिपलेट प्रिंसेस के चयन वर्ष के करीब पहुंचेंगे तो यह और भी बदतर हो जाएगा। लेकिन यह अभी भी कुछ साल दूर की बात है, और यह पहली बार नहीं है जब हम पिछले 100 सालों में इस स्थिति से गुजरे हैं। लॉर्ड और उनकी पत्नी 4 शताब्दियों के बाद भी काफी प्रेमपूर्ण है। इस पर आसपास के ज्यादातर राक्षस हंसने लगे। हर 20 या 30 साल में भगवान की पत्नी ज्यादा बच्चों की मांग करने लगती, क्योंकि उसके घर में बहुत समय से कोई बच्चा नहीं था। ज्यादातर पुरुष सुझाव देते कि वह अनाथालय या बच्चों के साथ काम करने वाली किसी दूसरी जगह पर स्वयंसेवक के रूप में काम करे। लेकिन भगवान ने उसे सिर्फ अपने बच्चे देने को प्राथमिकता दी। पहली शताब्दी के दौरान उनके पास दर्जनों थे। फिर यह धीमा पड़ने लगा और कई लोगों ने मान लिया कि यह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तब से यह हर पीढ़ी में नए राजघरानों के जन्म के लिए एक विश्वसनीय घटना बन गई है। बगीचे में पार्टी देर शाम तक जारी रही, हालांकि कई जोड़े महल में या अन्यत्र एक साथ रोमांटिक डिनर का आनंद लेने के लिए जल्दी ही चले गए थे। दाना ने बगीचे के सामने वाले बरामदे में से एक में खाना खाने का विकल्प चुना था, जहां से वह भीड़ की सामाजिक बातचीत को बहुत देख सकती थी। गुटों के बीच की गतिशीलता ने उसे मोहित कर दिया, क्योंकि उनमें से कई स्पष्ट रूप से एक दूसरे से घृणा करते थे, लेकिन उनमें से कोई भी यहां परेशानी शुरू करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब वे मिठाई खा रहे थे, तब लॉर्ड का बटला आया और लॉर्ड की किसी भी मीटिंग के लिए उन्हें अंदर ले जाने के लिए इंतजार करने लगा। काल को संदेह था कि इसका गिल्ड युद्ध से कुछ लेना देना है, क्योंकि हॉक ने शहर की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन यह एक छोटी सी बात लग रही थी, क्योंकि क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका था और उसी दिन नुकसान की मरम्मत की गई थी। उन्हें सीधे लॉर्ड के घर के विंग में ले जाया गया, न कि किसी कार्यालय में, जिसके बारे में काल को उम्मीद थी कि यह एक अच्छा संकेत होगा। कोई भी नहीं चाहता था कि घर में बच्चों के होने पर उनके कालीन पर खून लगे। ये हर जगह फैल जाएगा। इससे पहले कि बटलर उनका परिचय करा पाता, लॉर्ड ने उन्हें अपने और अपनी पत्नी के सामने बैठने का इशारा किया। स्वागत है, अधिपति काल। और आप ही वह व्यक्ति होंगे जिन्हें दाना जादूगर के नाम से जाना जाता है। उसने उनका अभिवादन किया। दाना असमंजस में उसे देखती रही, जबकि काल मन ही मन हंसता रहा। क्या ये सही नहीं है? मैंने हॉक नामक थंडरबर्ड के विचारों को सुना था, और उसने तुम्हें इसी नाम से संबोधित किया था। कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम वैसे भी दाना है, इसलिए ये काफी करीब है। हा, वे शायद सोचते हैं कि हम सभी पादरी हैं, क्योंकि उन्हें हॉक से उनकी बुद्धि मिली है, और वह आपको, दाना और ओफेलिया को छोड़कर सभी को भाई और बहन कहता है। लॉर्ड के जारी रहने पर काराकाल के मन में हंसी। द्रोध में आपके आगमन के कुछ समय बाद ही मुझे बताया गया कि आप मेरे क्षेत्र में आने वाले हैं, और चेतावनी दी गई कि आपको उपद्रवी बनने के कारण निर्वासित किया जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि ड्रैगन चर्च के मेरे पुराने मित्र ने आपके स्वभाव को गलत समझा। अब ये शिष्टाचारपूर्ण होता यदि उन्होंने पूछा होता, या शायद आपको मेरे राजधानी शहर में नहीं छोड़ा होता। लेकिन यह मेरे और आपके ग्रह महाद्वीप के टोटेम के बीच का मामला है। मैंने वास्तव में आपको आज यहाँ एक बहुत ही सामान्य मामले के लिए बुलाया है। अर्थात आपको ये बताने के लिए कि मैं द्रोध और विदेशी शक्तियों के बीच व्यापार समझौतों में व्यवधान को बर्दाश्त नहीं करूंगा। गार्ड ने आपको नहीं रोका क्योंकि शक्तिशाली जादुई वस्तुओं को बेचने के बारे में कोई कानून नहीं है। हालांकि ऐसी वस्तुओं के निर्यात के बारे में समझौते हैं जिन्हें व्यापारी आसानी से अनदेखा कर रहे हैं। अब व्यापार को लेकर युद्ध संसाधनों पर एक महत्वपूर्ण बोझ होगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम एक शांतिपूर्ण समझौते पर पहुंच सकते हैं जिसमें गेट के पास सबसे प्यारी दुकान को बंद करना शामिल नहीं है। आखिरकार आप पिछले कई हफ्तों से सिटी गार्ड की चर्चा का विषय रहे हैं। काल ने समझ में सिर हिलाया। वे व्यापारी जो सप्ताह में एक बार मेरा पूरा स्टॉक खरीदने के लिए आते हैं। मैं उनकी चिंता समझ सकता हूं। अगर आप चाहें तो मुझे हर चीज पर खरीद सीमा लगाने में खुशी होगी, जब तक कि कोई स्वीकृत घरेलू विक्रेता टोकन न हो जिसे मैं जांच सकता हूं। लॉर्ड ने एक पल के लिए इस पर विचार किया। यह एक झंझट की तरह लगता है। इस तरह के टोकन को बनाना, चुराना या बेचना बहुत आसान है। इसके बजाय मेरा प्रस्ताव है कि शहर रॉयल रैंक और उससे ऊपर की हर चीज को थोक में खरीदेगा जिसे आप बेचना चाहते हैं, गैर लड़ाकू औषधियों और वस्तुओं को छोड़कर जिन्हें सैन्य सामान के रूप में विनियमित नहीं किया जाता है। मैं उन्हें उनके लिए उचित बाजार मूल्य देने का आदेश दूंगा, और बदले में मुझे उम्मीद है कि डार्कलाइट होस्ट गिल्ड हाउस से कोई और समस्या नहीं आएगी। जहाजों में जादुई अंगूठियां नहीं भरनी होंगी और उन पर घात लगाने के लिए समुद्री डाकुओं को नहीं बुलाना होगा। नागरिकों के आवासों को नष्ट करने के लिए अधिपति श्रेणी की अग्नि कौशल का प्रयोग नहीं करना होगा, और यदि संभव हो तो ड्यूटी पर तैनात गार्डों को प्रकृति पादरी से मन परिवर्तनकारी औषधियां खरीदने से रोकना होगा।
काल ने उस आखिरी बात पर ठहाका लगाया और दाना भयभीत दिखी। भगवान की पत्नी ने उसके कंधे पर थपथपाया। हमने नहीं सुना कि वे थे, लेकिन इसे पहले ही बता देना सबसे अच्छा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि ग्रीन ड्रैगन और उसके शिष्य कैसे हैं। काल ने प्रश्न पूछने से पहले इस व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले किसी भी संभावित मुद्दे के बारे में सोचा। ओवरलॉर्ड रैंक्ड मास्टरपीस जो हम बनाते हैं, क्या आप उन्हें भी लेना चाहेंगे, या उन्हें अभी भी नीलामी में भेजा जाना चाहिए? और हमारे पास वर्तमान में लारेड अकादमी के कुछ प्रशिक्षु हैं जो सेमेस्टर ब्रेक के दौरान रूनिक आर्ट सीख रहे हैं। ये किसी भी समझौते का उल्लंघन नहीं करता है ना? उसने सावधानी से पूछा। लॉर्ड ने अपना हाथ हिलाया। वे ठीक हैं। भले ही आप उन्हें रूनस्मिथिंग की मूल बातें सिखा दें, लेकिन ड्यूक ऑफ लारेड उन्हें बड़े पैमाने पर हथियार बनाने की अनुमति नहीं देगा। ये हमारी व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन मैं मानता हूं कि ओवरलॉर्ड रैंक वाले हथियार एक अनोखी चुनौती है। हालांकि वे टोटेम रैंक वाले स्टाफ या ब्लेड की तरह रणनीतिक राष्ट्रीय खजाना नहीं है, फिर भी वे खतरे के पैमाने पर बहुत ऊपर हैं। आज नीलामी में बिकने वाली दोनों वस्तुएं हमसे बहुत दूर दूसरे द्वीपों पर जा रही हैं। लेकिन उचित बाजार मूल्य सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका उन्हें नीलाम करना है। इसलिए मैं समझौता करने को तैयार हूं। अगर मैं नहीं चाहता कि यह वस्तु खुले बाजार में जाए, तो मैं इसे नीलामी ब्लॉक में पहुंचने से पहले नीलामी घर से खरीद लूंगा। अपने हाथों को गंदा करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि यह मुझे एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाता है। क्या आप बड़ी मात्रा में ओवरलॉर्ड रैंक वाली वस्तुओं का उत्पादन करेंगे? काल ने अपना सिर हिलाया। योजना थी कि महीने में 1 या 2 बार ऐसा किया जाए, ताकि हमारे मास्टर क्राफ्ट्समैन को यह न लगे कि रोजगार समझौता उनके लिए वित्तीय नुकसान है, जबकि वह अंतर्देशीय जाकर अपनी खुद की दुकान खोलने की योजना बना रहे थे। प्रशिक्षु पर्याप्त आरोही और कमांडर रैंक की वस्तुएं बना सकते हैं जिससे दुकान लाभ में चलती रहे। खैर, अभी के लिए दुकान पर बिक्री के लिए समान मानक का सामान न होने से व्यापार पर काफी असर पड़ेगा। यह सुनकर द्रोद की महिला हंस पड़ी। एक कमांडर रैंक की अंगूठी एक औसत दुकान के कर्मचारियों को महीने के लिए भुगतान कर सकती है। प्रभु ने चिंतनशील होकर देखा। मैं समझ सकता हूं कि यह कैसे एक मुद्दा हो सकता है। कस्टम ऑर्डर प्रति माह प्रति ग्राहक 2 सेट से ज्यादा एक्सेसरीज या 1 सेट हथियार और कवच से ज्यादा नहीं, राज्य को स्वीकार्य होंगे। भले ही वे ओवरलॉर्ड रैंक के हों, ये ठीक है। काल ने स्वीकृति में सिर हिलाया। यह थोड़ा कष्टदायक होगा, लेकिन वे इसके साथ काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि वह द्रोद के भगवान के साथ लड़ाई जीत सकता था या अन्यथा उसे अपना मन बदलने के लिए मजबूर कर सकता था। अद्भुत। मैं बटलर से समझौता तैयार करवाऊंगा, भगवान ने फैसला किया। जबकि पुरुष प्रतीक्षा करने के लिए संतुष्ट लग रहे थे, द्रोद की महिला के पास अलग विचार थे। चूंकि तुम यहां हो, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा उपकार करने से पीछे हटोगे? देखो, मैं नर्सरी में कुछ छोटे मोटे सुधार करवा सकती हूँ, उसने पूछा, ये जानते हुए कि काल एक रन मास्टर था। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे मन में क्या था? काल ने पूछा। युवा दानव अत्यंत उच्च मान वातावरण में सबसे अच्छे से विकसित होते हैं। मुझे बताया गया है कि आपके आइटम मान को संग्रहित करने और स्वयं रिचार्ज करने में सक्षम है। क्या नर्सरी पर इस तरह का जादू डालना संभव होगा? उसने पूछा। एक नर्सरी को प्रशिक्षण कक्ष में बदल दें, जिसमें हर सतह पर सघन मैना संघनित हो। मुझे लगता है कि यह संभव होना चाहिए। भले ही यह वह सब कुछ न हो जिसकी आपने उम्मीद की होगी, लेकिन मैं मैना के स्तर को शहर के बाकी हिस्सों की तुलना में 2 या 3 गुना तक बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। काल ने सावधानी से सहमति जताई। ओह, यह अद्भुत होगा। आप जानते हैं, राक्षसों के बचपन के विकास के लिए मन आवश्यक है, लेकिन ऐसी नानी को ढूंढना बहुत मुश्किल है जिसके पास उनकी क्षमता को अधिकतम करने के लिए दुर्लभ कौशल और कोमल स्पर्श हो। उस शुरुआत के बिना उन्हें पकड़ने में सदियां लग सकती हैं। महिला ने काल को उसके हाथों से बाहर खींच लिया, जिससे दाना द्रोद के भगवान का सामना कर रहा था। उनके प्रवेश के तुरंत बाद उनकी आभा के अनजाने दबाव ने उसे शांत कर दिया था, लेकिन काल के विपरीत, जिसके बारे में दाना को यकीन था कि उसके मस्तिष्क का वह हिस्सा गायब था जो खतरे के स्तर को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार था, वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि यह दानव कितना खतरनाक था। लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे थे, और उन्होंने एक और ट्रे लाने का आदेश दिया। फलों का जूस और फिंगर सैंडविच। इनमें कुछ समय लगेगा। मेरी पत्नी तब तक नहीं रुकती जब तक उसे वह नहीं मिल जाता जो वह चाहती है। अब मुझे यकीन है कि आपके पास भी एक मजेदार पृष्ठभूमि कहानी होगी। आप एक ऐसे ड्रैगन शापित आदमी के साथ अपने गृह महाद्वीप को कैसे छोड़कर चले गए? दाना इस वाक्यांश से भ्रमित हो गई। ड्रैगन शापित।
भगवान ने उस पर मुस्कुराकर कहा, यह एक मुहावरा है जिसका प्रयोग हम उन अन्य प्रजातियों के लिए करते हैं जिन पर पुराने देवताओं की कृपा कुछ ज्यादा ही होती है। वे बहुत कम उम्र में ही मूर्खता के कारण मर जाते हैं, और अगर मेरी आभा दृष्टि झूठ नहीं बोल रही है तो आप दोनों को अपने 17वें जन्मदिन पर आना चाहिए, फिर भी आप एक सम्राट रैंक वाले मानव हैं। इस तरह की चीजें आकस्मिक रूप से नहीं होती हैं। अधिक संभावना है कि यह उसके साथ निकटता के कारण हुआ हो। डाना ने उस पर मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है काल भी एक इंसान है, या कम से कम मुझे यकीन है कि वह एक समय पर इंसान था। द्रोद भगवान ने कंधे उचका दिए। मैं उसे तब नहीं जानता था, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वह अब नहीं है। इस बिंदु पर मैं शर्त लगा सकता हूं कि नागा रानी और शून्य बेजे दोनों का मानवता के साथ एक मजबूत आनुवंशिक संबंध है। इन शब्दों के साथ कैरा दाना की गोद में आकर बैठ गई। अगर वे उसके बारे में बात कर रहे थे तो उसे निश्चित रूप से जूस पीने की अनुमति थी। उसने अपनी नाक से इशारा किया और दाना ने उसे एक छोटा गिलास पिलाया। लॉर्ड ने उत्सुकता से अपना सिर एक तरफ झुकाया। उस शून्य बेजे के पंख हैं। कैरा ने अपना ड्रिंक खत्म करते हुए उन्हें आगे बढ़ाया और दाना ने सिर हिलाया। हाँ, वह एक पंख वाला शून्य बेजे है। क्या यहाँ कोई और किस्म है? लॉर्ड रोध ने सिर हिलाया। हाँ, वास्तव में पंखहीन किस्म बहुत अधिक आम है। मैंने व्यक्तिगत रूप से पंखों वाला शून्य बेजे कभी नहीं देखा है। उनके बिना भी वे पहले से ही समाज के लिए एक खतरा है। मुझे बताओ, क्या इस एक के पास कारावास से बचने के लिए कौशल के रूप में शून्य शिफ्ट है? डाना ने अपना सिर हिलाया, जबकि कैरा उत्सुक दिखी। उसे नहीं पता था कि यह एक विकल्प था। उसे वह विकल्प क्यों नहीं मिला? काल सुस्त था? नहीं, उसकी विशेषताएं विघटन और अमान्यकरण है। दाना ने समझाया। भगवान चौंक गए। जादू विरोधी, यह तो बहुत कपटी है। कैरा ने खुशी से सिर हिलाया और बूढ़ा डेमन मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि वह इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ है। एक बार जब वह अधिपति रैंक पर पहुंच जाती है तो वह संभवतः एक विचार से पूरी सेनाओं और नौसेना बेड़े को बंद करने में सक्षम होगी। अधिपति रैंक शून्यकरण उन्हें पानी में मृत छोड़ देगा। शायद मुझे अपनी प्यारी पत्नी के लिए भी एक ढूंढना चाहिए। जब लड़के उसके साथ शरारत करते हैं तो उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, और ये लड़का काफी मिलनसार लगता है। कैरा ने डाना को चेतावनी भरी नजर से देखा और उसे अन्यथा कहने की चुनौती दी। हाँ, निश्चित रूप से अच्छी तरह से सामाजिक। आपको देखना चाहिए कि वह हमारी प्रकृति पुजारिन को कितने प्यार से गले लगाती है। कैरा ने सिर हिलाया। दाना जादूगर जानता था कि क्या जवाब देना है। काल ने नर्सरी के चारों ओर देखा, जो पूरी तरह से हल्के नीले और भूरे रंगों से सजा हुआ था, और वर्तमान लेआउट की जांच की ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह रनवत को कैसे और कहां रखने जा रहा था जिसे द्रोद की महिला चाहती थी। उसके कंधे के ऊपर से देखती हुई, अपनी आभा को पूरी तरह से नियंत्रित रखते हुए, द्रोद की महिला ने एक आदर्श सौम्य और मधुर पत्नी की छवि पेश की, लेकिन काल जानता था कि वह एक पौराणिक रैंक या उच्च प्राचीन दानव थी। फिर भी, जिस तरह से वह अपनी आभा को छिपा सकती थी, उससे उसे पूरी तरह से मातृत्व का एहसास होता था। या शायद यह इसके विपरीत था। शायद वह अपनी आभा को छिपा सकती थी क्योंकि वह पहले से ही मातृत्वपूर्ण थी। उसे स्पष्ट रूप से मातृत्वपूर्ण होना पसंद था। इस कमरे का कितनी बार नवीनीकरण किया जाता है? मैं रूनों को पेंट कर सकता हूं या उन्हें तराश सकता हूं? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप सौंदर्य को कितना महत्व देते हैं और आप दीवारों को कितनी बार पेंट करते हैं। रूनों पर किसी भी तरह से पेंट करने से वे निष्क्रिय हो सकते हैं। हालांकि तराशे गए रूनों के साथ ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। काल ने समझाया। महिला ने भौहें सिकोड़ी। मुझे साल में 2 बार इसे बदलना पसंद है, लेकिन कमरे के कुछ हिस्से वैसे ही रहते हैं। छत को शायद ही कभी छुआ जाता है, और वे मुकुट ढलाई मेरे समय से पहले के अवशेष हैं। कृपया उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। अगर वे उसके समय से पहले के थे, तो इसका मतलब है कि वे 400 साल से ज्यादा पुराने थे। उसकी शादी को उससे भी ज्यादा समय हो चुका था, और संभवतः ये महल तब से उनका घर रहा होगा। काल को लिटिल बटरफ्लाई के नाटकों से ज्यादा गहराई से द्रोद के इतिहास को देखना होगा। या रेमी को इस पर कुछ किताबें लानी होंगी। वह जल्द ही उन सभी को पढ़ लेगी। काल ने सिर हिलाया। क्यों न मैं आपके लिए एक कस्टम आइटम बना दूं? इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यह मरम्मत के बाद भी टिकी रहेगी और लड़कों की नींव बनने तक टिकी रहेगी। महिला ने अपना सिर हिलाया। रईस हमारे हर कदम पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। अगर पार्टी के बाद तुम फिर से आते जाते दिख गए, या हमें तुमसे कोई ऐसा तोहफा मिला जिसके बारे में उन्हें पता नहीं है, तो वे लड़कों की हर उपलब्धि पर सवाल उठाएंगे, और मेरे बच्चों को कभी चैन नहीं मिलेगा।
काल ने समझकर सिर हिलाया। फिर उसे एक बढ़िया विचार सूझा। क्या आपके पास पेंटिंग ईजल है? उसने पूछा। महिला उलझन में दिखी, लेकिन काल को दूसरे कमरे में ले गई। वह कमरा स्याही, कागज और विभिन्न कलात्मक सामग्रियों से भरा हुआ था। ये बहुत बढ़िया रहेगा, काल ने समझाया। फिर राय के स्थान से मोनाक रैंक सिल्क का एक टुकड़ा लिया और उसे खाली कैनवस में से एक के आकार में काट दिया। उसने आकार का परीक्षण किया, फिर उसे मेज पर रख दिया और एक स्याही ब्रश उठाया। मंत्र के लिए वास्तविक रून जटिल नहीं थे। बस मन अवशोषण को बढ़ाने के लिए स्थान को परिभाषित करना और मन घनत्व को बढ़ाना, ये निर्दिष्ट करने के लिए संशोधन के साथ कि इसे बाहरी रूप से मन इकट्ठा करना चाहिए और इसे फिर से भरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले उन्होंने पेंटिंग के किनारों के चारों ओर 4 स्थानों पर प्रभाव के लिए रून लिखे। फिर रेशम की चादर को पलट दिया और एक काल्पनिक सुलेख शैली में प्यार में अच्छा भाग्य के लिए रून लिखा, जो एक मंत्र के रूप में सक्रिय नहीं होगा। राय का सिल्क बिना किसी समस्या के मोनाक रैंक प्रभाव को झेल सकता था, और संभवतः इससे भी अधिक। लेकिन मोनाक रैंक इसके लिए पर्याप्त से अधिक था, क्योंकि वह उन्हें मैना में डुबाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस कमरे में स्तर को इतना बढ़ा रहा था कि वे अपने चरम पर पहुंच जाएं। सामने वाले उस बड़े निशान का क्या मतलब है? लेडी ने पूछा, जब काल ने किनारे के आसपास के निशानों को सशक्त बनाना शुरू किया। इसका मतलब है प्यार में भाग्यशाली होना। मुझे लगा कि आपका रिश्ता जितना मजबूत है, आप अपने बेटों के लिए भी वैसा ही चाहेंगे, काल ने समझाया। ओह, एक द्वितीय प्रभाव। काल ने अपना सिर हिलाया। तकनीकी रूप से नहीं, लेकिन अगर वे शक्तिशाली हैं तो उन्हें किसी भी तरह से प्यार पाने का अच्छा मौका मिला है। अगर आप चाहें तो मैं इसे टोकन या किसी और चीज में जोड़ सकता हूं, लेकिन किस्मत एक चंचल चीज है। लेडी ड्रोड ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है कि यह आपकी जादुई पेंटिंग के लिए एक बढ़िया कवर बनेगा। कोई भी यह सवाल नहीं करेगा कि मैं उनके कमरे के लिए प्यार में किस्मत वाली वस्तु क्यों चाहूंगी, और नौकरानियां शायद ही इस बात पर ध्यान दें कि उस एक कमरे में मन का घनत्व घर के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा है। कई बच्चों की आभा भावना को बिगाड़ देगी। काल ने काम पूरा किया और फिर रेशम पर चढ़ गया, जिससे वास्तविक सक्रिय रून छिप गए। जब तक कोई पेंटिंग चुराकर उसे उतार न दे, तब तक उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि इसमें और भी कुछ है। यह मानते हुए कि वे किसी भी तरह से रून के जादू को नहीं देख सकते, कुछ राक्षसों के पास निश्चित रूप से ये क्षमता होगी। महिला ने अपने लंबे काले बालों को पीछे किया और संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर वो कमरे के दूर वाले हिस्से में गई और उस खास आकार की पेंटिंग के लिए एक तस्वीर का फ्रेम ले आए। सोने के फ्रेम में जड़ा हुआ सफेद रेशम पर काली स्याही बेहद शानदार लग रही थी। अगर आप सुलेख का आनंद लेने वाले व्यक्ति हैं, तो यह एक प्रदर्शनी के योग्य है। वह ऐसी ही थी, और इसलिए पेंटिंग को सुरक्षित रूप से लगाए जाने के क्षण से ही हटा लिया गया। उसने इसे कमरे में अकेली खिड़की के ऊपर, बच्चों के हाथों या करीबी जांच की पहुंच से दूर रखा। जैसे ही इसे रखा गया, कमरे में मान बढ़ने लगा। इसे बदलने में केवल कुछ सेकंड लगे, लेकिन जब ये खत्म हो गया, तो नर्सरी में जहां लड़के सो रहे थे, वहां मान निश्चित रूप से अधिक था, और वह न केवल उनके शरीर बल्कि अपने शरीर को भी सामान्य से अधिक मान अवशोषित करते हुए महसूस कर सकता था। यह एक निष्क्रिय मान पुनर्जनन बफर की तरह था, लेकिन यह उसके जानवरों के स्थानों में मान को भी फिर से भर रहा था, जो तब तक अपनी सीमा तक पहुंचने के करीब थे जब तक कि जानवर ओवरलॉर्ड तक नहीं पहुंच गए। कार्ल हॉक के शांत दृढ़ संकल्प को महसूस कर सकता था कि वो टीम में सबसे पहले ओवरलॉर्ड के रूप में अपनी जगह वापस लेना चाहता था, और उसने फैसला किया कि उसे गिल्ड हाउस के लिए भी ऐसा ही कुछ बनाना होगा। भले ही यह केवल जानवरों और राक्षसों पर काम करता हो, जो स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ सकते हैं, फिर भी यह घर के आधे निवासियों के लिए था। कार्ल मुख्य कमरे में वापस लौटा, जहां उसने पाया कि दाना और नगर के स्वामी जूस पी रहे थे और सैंडविच खा रहे थे, तथा पवन जादू सिद्धांत के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे। वे अपनी आरंभिक असहजता से आगे बढ़ चुके थे, और जब उन्हें एहसास हुआ कि उन दोनों में जादू के प्रति जुनून है, तो वे पूरी तरह से उसमें तल्लीन हो गए। इसलिए कार्ल और द्रोद की महिला ने उन्हें परेशान नहीं किया, और महिला ने अतिरिक्त आश्चर्य के लिए उसे दूसरे कमरे में ले जाने का फैसला किया। आपको रून्स का व्यापक ज्ञान है, क्या ये सही है? क्या आप एक ऐसा वार्ड बना सकते हैं जो मुझे बताएगा कि कौन मेरे आश्चर्यों को बर्बाद करने के लिए घुसपैठ करता रहता है? यह वह जगह है जहां मैं भविष्य की घटनाओं के लिए अपने उपहार रखती हूं, और कोई व्यक्ति मेरे पति तक ज्ञान पहुंचाता रहता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या आप निश्चित हैं कि वो पहले से पता लगाने के लिए नौकरों के मन की बात नहीं पढ़ रहा है? कार्ल ने पूछा। नहीं, मैंने इसका परीक्षण किया। मैंने जानबूझकर उनमें से कुछ को बताया, फिर उन पर जादू डाला ताकि पता चल सके कि वे मेरे पति से संपर्क कर रहे हैं या नहीं। वे मेरे सबसे करीबी विश्वासपात्र नहीं है, इसलिए उन्हें किसी और तरीके से पता लगाना होगा।
उसने जोर दिया। वो समझ जाती कि क्या वो उसके दिमाग को पढ़ रहा है, उसकी रैंक को देखते हुए। लेकिन 400 साल बाद वो उसे इतनी अच्छी तरह से जान सकता है कि वह हर बार उसके अगले कदम का अनुमान लगा सकता है। जैसा कि कहा गया, वार्ड बनाना कठिन नहीं था। काल ने एक तांबे का सिक्का निकाला और उसे अपनी उंगलियों से दबाकर सपाट कर दिया। फिर उसने किनारों को चिकना किया और उसमें एक पंजा घुसाकर वार्ड को लटकाने के लिए एक छेद बना दिया। उपस्थिति का पता लगाने के लिए सरल रून को जोड़ा गया तथा उसे जानबूझकर जागृत श्रेणी में छोड़ दिया गया तथा कांस्य रून सिक्के के तांबे के रून से काफी मेल खाता था। फिर उसने क्षतिग्रस्त जायंट की अंगूठी से धातु का एक टुकड़ा निकाला जिसे हॉक ने निराशाजनक समझकर एक तरफ फेंक दिया था और उसे एक गेंद में लपेट दिया। जादू के फीके पड़ जाने के कारण नर्म धातु पर काम करना आसान था और काल की नसों में मौजूद धातु अंगूठी से ज्यादा सख्त थी। इस एक को वह कमांडर रैंक तक ले गया और इसे इस तरह उकेरा कि जब ये लक्ष्य क्षेत्र पर जादुई प्रभाव का पता लगाए तो लाल हो जाए और गूंजने लगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास 2 चरण है। पहला है अलार्म। ये बहुत तेज नहीं है, लेकिन अगर आपकी सुनने की शक्ति अच्छी है तो आप इसे बैठक कक्ष से ही पहचान लेंगे। ये कमांडर रैंक पर है, इसलिए जो कोई भी कमरे की तलाशी लेने के लिए मंत्र का उपयोग करेगा उसे यह मिल जाएगा। तांबे की डिस्क ही असली पहचान का आकर्षण है और जब आप इसे सक्रिय करते हैं तो डिस्क आपको इस कमरे में प्रवेश करने वाले अगले व्यक्ति के बारे में बताएगी। एक बार इसका उपयोग करने के बाद आपको इसे फिर से रिचार्ज करना होगा, बस थोड़ी सी बिजली ही काफी होगी, काल ने समझाया। लेडी द्रोद ने खुशी से ताली बजाई जब उसने मंत्र को सक्रिय किया और उसे एक अप्रयुक्त दराज में रख दिया। ये बिल्कुल सही रहेगा। किसी को भी यह संदेह नहीं होगा कि मैंने उपहार कक्ष की सुरक्षा में 2 नई परतें जोड़ी हैं। अब मुझे लगता है कि हमें आपके मित्र को बचाने जाना चाहिए। मेरे पति लगभग 5 शताब्दियों से अधिक अस्पष्ट रहस्यमय कलाओं का अध्ययन कर रहे हैं और एक बार जब आप उन्हें शुरू कर देंगे तो वे कभी नहीं रुकेंगे। काल मुस्कुराया। उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं वो किसी तरह उनकी बातचीत में शामिल न हो जाए। डाना जानती थी कि वह जादू की किताबें बना सकता है या कौशल हस्तांतरित कर सकता है, इसलिए अगर वे वास्तव में उनकी बातचीत में रुचि रखते थे तो ये पता चलना तय था कि वो उन कई मंत्रों की पेचीदगियों का प्रदर्शन कर सकता है जिनका वर्णन वो कर रही थी। और जब वे वापस आए तो द्रोद के राजा के चेहरे पर आशा भरी झलक थी। मुझे बताया गया है कि आपके पास एक व्यापक क्षेत्र रणनीतिक स्तर का हमला मंत्र है जिसे विनाश या सर्वनाश या कुछ और के रूप में जाना जाता है। मुझे यह मंत्र सिखाने के लिए आपको किस तरह की रिश्वत की आवश्यकता होगी? ये बहुत दुर्लभ है कि मुझे कोई ऐसा मंत्र मिले जो मुझे नहीं पता। मैं आपके डुप्लीकेटिंग टॉर्नेडो के जल तत्व संस्करण के साथ कुशल हूँ, इसलिए ये पूरी तरह से नया नहीं है। लेकिन ऐसा दुर्लभ संयुक्त मंत्र कुछ दिव्य जानवरों के जन्मजात कौशल के अलावा मेरे सामने पहले कभी नहीं आया है। तकनीकी रूप से ये रेमी का नस्लीय कौशल था, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं थी। ठीक है, अपना दिमाग खोलो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, काल ने सहमति जताई। पैक मास्टर काल ज्ञान प्रदान करता है। कौशल सर्वनाश। अवज्ञाकारी बदमाश निकोलस को हस्तांतरित किया जाएगा। द्रोद के राजा ने सिस्टम संदेश को लगभग 1 मिनट तक घूरकर देखा, ये जानने की कोशिश करते हुए कि यह क्या संकेत दे रहा है। फिर उसे अपनी युवावस्था के दिनों का एक दिन याद आया। सिस्टम रेलिक में उसकी पहली यात्रा, जब उसने एक ही समय में दोनों पुरस्कार विकल्पों को पकड़ लिया था और तब तक छोड़ने से इनकार कर दिया था जब तक कि इंस्टेंस ने उसे दंडित नहीं किया और उसे बाहर नहीं निकाल दिया। उन्होंने इसे अब क्यों याद किया? 6 शताब्दियों के बाद, जब स्मृति लंबे समय से दफन थी, इसका संबंध सिस्टम से था और वह जानते थे कि वर्तमान संदेश भी सिस्टम से संबंधित था। ठीक है, देवताओं के मन में वो हमेशा एक अवज्ञाकारी बालक ही रहेगा। लेकिन वहां 2 छड़ियां थीं और उसके 2 हाथ थे। अब भी वो 2 जादुई हथियारों से लड़ता था। यह उसकी खास शैली बन गई थी। द्रोद के भगवान चुप बैठे रहे और उन सभी तरीकों पर विचार किया जिनसे मंत्र का उपयोग, परिवर्तन और उन्नयन किया जा सकता था। फिर उन्होंने संक्षेप में एक हमले के मंत्र के निहितार्थों पर विचार किया, जिसकी सीमा उनके वर्तमान पद पर बिल्कुल विशाल थी। जैसा कि दाना ने कहा था, यदि आप पोर्टल के साथ इस तरह के मंत्र का उपयोग करते हैं तो यह एक पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश की रणनीति थी और वह आशा करता था कि अन्य नेताओं में से किसी ने भी कभी अपने दम पर ऐसा नहीं सोचा होगा। जिसने भी यह युक्ति सोची थी वो एक कपटी प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन भगवान खुश थे कि उन्होंने इस विचार का प्रचार नहीं किया। इसलिए जब तक कोई वास्तव में इसका उपयोग नहीं करता, एपोकेलिप्स पोर्टल एक गुप्त हथियार रहेगा। अब जब दाना प्रभाव का वर्णन कर रही थी तो उसका मतलब उल्का तूफान था, लेकिन वह नाम भूल गया था और काल को बस एक मंत्र पता था जिसका उसने उल्लेख किया था। इसलिए अंत में सब कुछ ठीक हो गया,
लेकिन किसी ने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक शानदार तरीके से। भगवान नए ज्ञान से इतने प्रसन्न हुए कि उनके मन में ये प्रश्न भी नहीं आया कि काल ने ज्ञान को किस प्रकार हस्तांतरित किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रभु के साथ उनकी मुलाकात समाप्त हो गई, क्योंकि वह व्यक्ति जादुई वृत्तों का रेखाचित्र बनाने और एक छोटी सी पुस्तक में नोट बनाने में लग गया था, इससे पहले कि उसकी पत्नी ने बटलर को काल और दाना को गार्डन पार्टी में वापस ले जाने के लिए बुलाया। बहुत कम लोगों को पता चलता कि वे इतने लंबे समय तक गायब रहे, क्योंकि वहां कई अन्य महत्वपूर्ण लोगों से मिलना होता था, तथा जब व्यापारिक सौदों को अंतिम रूप देना होता था तो निजी बैठक कक्ष में चले जाना असामान्य बात नहीं थी। जल्द ही अंधेरा होने लगा और सेवारत कर्मचारियों द्वारा धीमी घोषणा की गई कि आतिशबाजी जल्द ही शुरू होगी। सब लोग, पटाखे जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, महल का स्पष्ट दृश्य देखने के लिए एक अच्छी स्थिति में खड़े हो जाओ। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें टॉवर से लॉन्च किया जाता है, काल ने चेतावनी दी। तुम नहीं आ रहे हो, कमल ने उत्तर दिया। हम अभी भी गार्डन पार्टी में हैं, मुझे नहीं लगता कि हम समय पर आपके पास पहुंच पाएंगे। कर्मचारियों ने मेहमानों के लिए आरामदेह कुर्सियां लाना शुरू कर दिया, ताकि वे उन पर लेटकर बिना गर्दन पर दबाव डाले आतिशबाजी देख सकें। वे तुरंत ही युवा जोड़ों और कुछ वृद्धों के बीच लोकप्रिय हो गए, जिन्होंने शो के लिए एक सीट साझा करना चुना। काल ने वैसा ही किया, दाना को पीछे खींच लिया ताकि वो उसके ऊपर आधी लेट जाए और रात के आसमान की ओर देखे, जो तेजी से काला होता जा रहा था क्योंकि द्रोड शहर ने शाम के लिए सभी अनावश्यक लाइटें बंद कर दी थीं। इससे कुछ लोगों के लिए आज रात घर वापस जाना कष्टदायक हो जाएगा, लेकिन वे आतिशबाजी का सबसे अच्छा दृश्य अवश्य देख सकेंगे। भगवान ने भी शो में अपना पूरा जोर लगाया। विस्फोटों के पहले सेट ने ठीक उसी समय हवा को रोशन कर दिया, जैसा वादा किया गया था, और काल ने देखा कि जबकि मिश्रण में पारंपरिक आतिशबाजी थी, शो का लगभग आधा हिस्सा वास्तव में जादुई रोशनी थी, जो सेटिंग के लिए एक पृष्ठभूमि बना रही थी। इसका कारण वास्तव में काफी स्पष्ट था। पटाखों के विस्फोटों को जमीन से महसूस किया जा सकता था, और ध्वनि पूरे अनुभव का हिस्सा थी। जादुई रोशनी में ऐसा नहीं था, इसलिए वास्तविक आतिशबाजी के साथ समय पर उन्हें डालना समग्र अनुभव को कम नहीं करता था। शो आधे घंटे तक चला, और फिर आकाश में अंधेरा छा गया तथा शांति छा गई, क्योंकि द्रोध की सड़कों पर लगे जादुई दीप पुनः जल उठे, जिससे उत्सव का समापन हो गया। काल ने दाना को महल से बाहर निकाला और शहर की सड़कों पर ले गया, जो मौज मस्ती करने वालों और शराबियों से भरी हुई थी। काल को थोड़ी देर के लिए महिलाओं की चिंता हुई, फिर उसे एहसास हुआ कि थोर उनके साथ था। अगर कुछ हुआ होता तो उसे पहले ही पता चल जाता। इसलिए जब काल घर वापस आया तो उसे पॉपकॉर्न और कार्मेला की खुशबू से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। रसोई कर्मचारी रात के लिए नाश्ते का मिश्रण तैयार कर रहे थे। पॉपकॉर्न, कार्मेला और मूंगफली सभी को एक बड़े कटोरे में मिलाया गया था। आज रात को हमारा शो क्या है? काल ने सीढ़ियों के नीचे रुकते हुए पूछा। मुझे अभी तक पता नहीं है, छोटी तितली थोर को नहीं बताएगी, लेकिन मंच पर अभिनेता है जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। काल सीढ़ियों से दाना के पीछे पीछे गया, उसकी पूंछ पर खेलता हुआ, और फिर नीचे की ओर चला गया, जिसे तितली ने टावर की खिड़की के बाहर बनाया था, जिससे पंखों के बिना नीचे शहर तक पहुंचना आसान हो गया था। जब काल रात के लिए चुनी गई सीट पर पहुंचे, जो कि एक बड़े नीले कंबल के साथ गद्दियों का ढेर था, तो उन्होंने मंच की ओर देखा और असमंजस में भौहें सिकोड़ ली। वो इन सभी लोगों को जानता था, ये वही समूह थे जो अकादमी से उसकी पहली यात्रा पर उसके साथ आए थे। लेकिन तितली को इसके बारे में जानने का कोई तरीका नहीं था। उसने सदियों से इसके बारे में नहीं सोचा था, और तितली निश्चित रूप से वहां नहीं थी। न ही उसके पास कोई समय तत्व कौशल था जिसके बारे में काल को पता था। लेकिन एक संभावना थी, ऐसा नहीं हो सकता कि तितली थोर को नाटक के बारे में न बताए, बल्कि ऐसा हो सकता था कि थोर और तितली मिलकर इस नाटक को तैयार कर रहे थे, और थोर दूसरों को न बताने के लिए बहाने बना रहा था। दाना को भी उन्हें पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह ये देखकर हंसे बिना नहीं रह सकी कि वे सभी कितने युवा और घबराए हुए लग रहे थे। अकादमी से बाहर अपनी पहली यात्रा पर वे सभी थोड़े डरे हुए थे। एक तैरती हुई गाड़ी से कार्मेला पीनट पॉपकॉर्न के बर्तनों को प्रत्येक समूह के बैठने के स्थान पर अर्धवृत्ताकार रूप में रखा गया, ताकि वे चाहें तो एक दूसरे से बात भी कर सकें। क्या तुम्हें पता है कि हम क्या देखने जा रहे हैं? टेसा ने पूछा जब उसने देखा कि थोर अपनी उत्तेजना को छिपाने का बहुत बुरा काम कर रहा था। तभी रसोई कर्मचारी अपने पॉपकॉर्न मिश्रण के साथ वहां आए और अभिनेता आगे बढ़ने लगे। हमारे नाटकों की नई श्रृंखला की पहली कड़ी में आपका स्वागत है। यहाँ से माननीय थोर और उनके अच्छे मित्र काल की गाथा शुरू होती है। अरे, थोर ने मंच पर पुकारा। तभी एक बहुत छोटे थोर की छवि प्रकट हुई और उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। ओह, यह मजेदार होना चाहिए। लॉर्ड थोर जब छोटे थे तो बहुत प्यारे थे।
क्या यह उनका पहला समूह भ्रमण है? क्या तब आपके पास कोई प्यारी सी तलवार थी, या आप सेरो रूप में ही रहे थे? लोरोस ने पूछा। लोट्स ने हंसते हुए कहा, सेरो उसका प्राकृतिक रूप है। उसने मानव रूप में परिवर्तन बहुत बाद में सीखा, जब वो पहले से ही सम्राट रैंक पर था। काल भूल गया था कि जब वो छोटा था तो थोर कितना उत्साहित और प्यारा था। नाटक की शुरुआत ट्रेन से उतरने से हुई और थोर झाड़ियों के बीच से तेजी से भाग रहा था। काल और कहीं दूर के बीच आगे पीछे दौड़ रहा था। उस समय वो एक बड़े कुत्ते से थोड़ा ही लंबा था, काल की छाती से भी ऊंचा नहीं था, जो वहां उपस्थित दर्शकों को बहुत ही युवा लग रहा था। ओह, डाना भी वहां है, बहुत प्यारी है। डाना काल से फुसफुसाते हुए बोली। मैं कसम खाती हूं कि जब हम अकादमी पहुंचे थे तो हम इतने जवान नहीं दिखते थे। काल ने कंधे उचका दिए। चलो इसे रचनात्मक स्वतंत्रता कहते हैं, लेकिन उन्होंने थोर पर बहुत अच्छा काम किया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे शो में रे को शामिल करेंगे। वास्तव में उन्होंने ऐसा किया। शो 3 घंटे के दौरान उनकी पूरी यात्रा को दर्शाता है, जिसका अंत ड्रेक्स के खिलाफ महायुद्ध के साथ होता है, जिसे देखने वालों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। हमें अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही हम आपके देखने के आनंद के लिए दूसरा एपिसोड तैयार करेंगे। युवा काल की छवि ने घोषणा की। फिर मंच अंधेरा हो गया। अगली सुबह काल उठा और नहाया, फिर सूरज को उगते देखने के लिए सामने के आंगन में चला गया। लेकिन जैसे ही वो बरामदे के झूले पर बैठने वाला था, उसने देखा कि उस पर कंबल ओढ़े कोई व्यक्ति है। वो इस व्यक्ति को जानता था। काल को इस बात का पूरा यकीन था। ये कालकोठरी के पास कचरे के हथियारों के थोक विक्रेता की छोटी लड़की थी। काल ने उस छोटी छिपकली लड़की को उठाया और उसे अंदर ले गया तथा जिज्ञासु मिक को चुप करा दिया, जो सामने वाले कमरे में दिन की तैयारी कर रहा था। उसने उसे दूसरी मंजिल पर एक बिस्तर पर लिटा दिया और उसे सोते हुए छोड़ दिया। जब वह जागती तो कोई उससे पूछ सकता था कि उसे आधी रात को डार्कलाइट होस्ट गिल्ड हाउस में क्या लाया था। वे आतिशबाजी के बाद ही वापस आए थे, और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अंधेरे में उसकी उपस्थिति को अनदेखा कर पाता, जब सोल साइट इतनी अधिक सक्रिय थी। जब काल ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया तो लारेट कैपिटल एकेडमी की 2 महिला अध्यापिकाएं मोइरा और दाला कमरे के बाहर इंतजार कर रही थीं। तुम्हारा कोई दोस्त? मोइरा ने पूछा। काल ने अपना सिर हिलाया। वो कालकोठरी के पास एक थोक विक्रेता की दुकान में काम करती है। मुझे यकीन नहीं है कि वह इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही है, लेकिन जब मैं उसे अंदर लाया था तो वह घायल नहीं दिख रही थी। खैर, मुझे लगता है कि यह एक तय बात है, क्योंकि यार्ड पर एक उपचार टोटेम प्रभाव है और वो संभवतः घंटों से वहां थी। लेकिन हम ये पता लगा सकते हैं कि उसे क्या चाहिए जब वह जाग जाएगी। शिक्षकों ने सिर हिलाया और दाला ने कमरे में चारों ओर देखा। क्या मिस रेमी जाग रही है? मैं आज सुबह जल्दी ही कीमिया की कक्षा शुरू करना चाहती हूँ। काल ने मानसिक रूप से उसकी खोज की और उसे भ्रमात्मक स्थान में पाया। वो पहले से ही अपनी प्रयोगशाला में है। आप अभी वहां उससे मिल सकते हैं। मैं नाश्ते के बाद यही मोइरा और मैश से मिलूंगा। हम दिन की शुरुआत सिद्धांत से करेंगे, और फिर हम जिस तरह से काम करेंगे उसमें कुछ बदलाव होंगे जिनके बारे में मुझे सभी को बताना होगा। लेकिन डेविस अभी तक यहाँ नहीं है, और वैसे भी हमारे पास स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। कुछ ही मिनटों बाद डेविस आया, जब काल खाने के लिए मेज पर बैठ रहा था। आप जल्दी आ गए, काल ने कहा। आज सुबह माँ बहुत परेशान हो रही है। छुट्टियों के कारण उन्हें पोते पोतियों की चिंता हो रही है और अब वे मुझ पर शादी करने का दबाव बना रही है। उन्होंने कल रात अपनी सहेली की बेटी के साथ मेरी डेट भी तय कर दी है। एक सेराफिम, अगर तुम इस पर यकीन कर सकते हो, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसने कैसे सोचा होगा कि इसका अंत अच्छा होगा, मूल्यांकनकर्ता ने बड़बड़ाते हुए कहा। एक सेराफिम, अगर तुम इस पर यकीन कर सकते हो, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसने कैसे सोचा होगा कि इसका अंत अच्छा होगा, मूल्यांकनकर्ता ने बड़बड़ाते हुए कहा। ठीक है, अगर आपकी माताएं दोस्त हो सकती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यह काम क्यों नहीं कर सकता, थरी ने सुझाव दिया, अंडे हिलाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्पैचुला से इशारा करते हुए। मेरी माँ कोई पतित परी नहीं है, मेरे पिता है। मेरी माँ एक लोमड़ी दानव है, डेविस ने समझाया। कमल ने अपने भोजन से नजरें उठाई। क्या समस्या है? क्या तुमने हमारे काले और सफेद पंखों वाले टैबलेट देखे हैं? शायद तुम्हें दोनों रंगों के एक एक प्यारे बच्चे मिल जाएं? सभी राक्षस उसे घूरने के लिए रुक गए। क्या क्या मैंने कुछ अजीब कहा? ये प्यारा होगा? डेविस ने अनजान पादरी को देखकर मुस्कुराया। सौंदर्य शास्त्र से कहीं ज्यादा बड़े मुद्दे हैं। आप देखिए, हमारी प्रजातियां सचमुच शाश्वत दुश्मन है। हम समय की शुरुआत से ही युद्ध में है, और अब भी ये सिर्फ सेराफिम और डार्क एंजल्स के बीच युद्ध विराम है। यहाँ तक कि एक दूसरे को छूने से भी हमारा जादू प्रतिक्रिया करता है, जो हमें युद्ध के लिए तैयार करता है।
चरम मामलों में इससे शारीरिक दर्द भी हो सकता है। लोट्स ने भौहें सिकोड़ी। अच्छा, ये तो बहुत घटिया है। ऐसी गर्लफ्रेंड का क्या मजा है जिसके बड़े रोएदार पंख हों और जिसे गले लगाते समय तुम अपना चेहरा भी उसके अंदर नहीं छिपा सकते? डेविस ने धीरे से हंसते हुए कहा, ओह, इससे उन्हें कोई रोक नहीं सकता। आप देखिए, सेराफिम सभी दिमाग से विकृत है। भले ही संपर्क शारीरिक रूप से दर्दनाक हो, लेकिन उन्हें ये पसंद है। उन्हें वास्तव में दर्द देने और सहने में मजा आता है। ये बस डरावना है। मिक ने अपना संदिग्ध लाल जूस नीचे रख दिया और उस पर मुस्कुराए। ओह, मैंने सुना है कि यह राक्षसों के बीच एक बहुत आम बात है। डेविस ने जब ये कहा तो वो सचमुच शर्मा गई, और वैम्पायर ने उसके कार्यस्थल गुरु का मजाक उड़ाना दोगुना कर दिया। या फिर यही समस्या है, शायद तुम्हें ये कुछ ज्यादा ही पसंद है, या तुम्हें इसे देखना पसंद है? डेविस ने उसके सिर पर थपथपाया और वैम्पायर की चिढ़ाने वाली हरकतें जोरदार हंसी में बदल गईं। मैं समझ गया, अब तुम्हारे प्रेम जीवन के बारे में कोई मजाक नहीं चलेगा। हर कोई जानता है कि सेराफिम अजीब है, लेकिन जब वे आते हैं तो तुम्हें उनसे निपटना पड़ता है। वे चुपके से खुद को आशीर्वाद देना पसंद करते हैं ताकि जब वे हाथ मिलाएं तो पिशाच जल जाएं। धीमे कदमों से उन्हें पता चला कि उनका मेहमान जाग गया है, और कुछ ही सेकंड बाद एक बहुत शर्मिंदा युवा गेको प्रकार की छिपकली लड़की दुकान में आई। मुझे बहुत खेद है, मैं आपके बरामदे पर सो गई। मैं कुछ आराम के लिए आई थी, और वहां एक कंबल पड़ा था। उसने बुदबुदाते हुए कहा। ओह, अब तुम ठीक हो, हम पादरी से तुम्हारी जांच करवा सकते हैं, काल ने सुझाव दिया। लड़की उसे देखकर मुस्कुराई। अब मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। लेकिन मुझे एक बात याद आ गई। मैं शब्द भूल गई। वो कुछ देर रुकी और अपने पास रखे छोटे से बैग में कुछ खोजने लगी। फिर उसने एक कागज निकाला जिस पर बहुत ही खुरदरी लिखावट थी। मारा शॉप एस्सेस्टा, हेल्प, थोक हथियार और कवच। काल ने मुस्कुराते हुए कहा कि दुकान का नाम ही पहला नाम था जो उसने सही लिखा था, उसके नाम के अलावा। फिर उसने पढ़ना जारी रखा। 4 साल से कार्यरत, इसके बाद बाकी तस्वीरें सिर्फ ये थी कि वह किस तरह वस्तुओं के दाम गिनती थी और एक एक करके उन्हें सिक्कों में बदलती थी। ओह, नौकरी के लिए आवेदन। क्या आपकी दुकान को कुछ हुआ? मुझे लगा कि कालकोठरी के पास वाला इलाका हमले से बच गया है, काल ने पूछा। मारा ने सिर हिलाया। हाँ हाँ, पिताजी कल जुए में हार गए, और अब मुझे नहीं पता कि वे कहाँ चले गए। लेकिन मैंने सुना है कि आपके गिल्ड हाउस की दुकान में सिर्फ 2 लोग हैं, और मेरे पास अनुभव है। मैं 8 तक गिन सकता हूं और किसी भी वस्तु की कीमत कभी नहीं भूलता। काल ने इस पर विचार करने का नाटक किया, फिर मुस्कुराया। अच्छा, क्या आप हमारे लिए कोई दूसरा काम कर सकते हैं? केयरटेकर जो को एक सहायक की जरूरत है, वो केवल एक ही है। मारा ने खुशी से सिर हिलाया। मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन मुझे हाथ के निशान वाला कागज चाहिए। अनुबंध। हम एक कार्य अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। आओ, मेज पर बैठो और मैं एक लिख दूंगा। काल ने सहमति जताई। मारा बैठ गई और वन ने उसके सामने पैनकेक की एक प्लेट रख दी। लड़की स्तब्ध होकर भोजन को देखती रही, उसकी गंध से उसके मुंह में पानी आ गया। ये तुम्हारे लिए है, नाश्ता कर लो, आज तुम्हें बहुत काम करना है। काल ने अनुबंध लिखा, जबकि मारा ने एक पैनकेक उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे चुरा न ले। फिर तुरंत ही उसका गला घुटने लगा। टेसा ने पैनकेक का बचा हुआ हिस्सा ले लिया और मारा की पीठ थपथपाई, फिर मारा को एक गिलास पानी दिया और खुद पैनकेक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगी। धीरे धीरे खाओ, काम 1 घंटे बाद शुरू होगा। टेसा ने उसे डांटा, फिर पैनकेक के टुकड़ों पर थोड़ा सा सिरप डाला। काल ने लेखन कार्य पूरा कर लिया और टेसा ने अपने नए कर्मचारी को दिखाने के लिए संक्षिप्त अनुबंध ले लिया। ठीक है, काल ने जो शर्तें रखी हैं, वे ये हैं। गिल्ड हाउस में एक कमरा, जिसमें दिन में 3 बार भोजन और नाश्ता मिलेगा। वेतन के रूप में प्रति सप्ताह 3 चांदी के सिक्के और एक नई वर्दी। मारा चौंक गई। क्या आप सचमुच हर हफ्ते चांदी के सिक्के कहना चाहते थे, तांबे के नहीं? टेसा ने सिर हिलाया। ये यही है। सप्ताह में 3 चांदी के सिक्के। शहर के ज्यादातर हिस्सों में नए प्रशिक्षु सफाईकर्मियों को यही मिलता है। मारा के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। एक बार में एक चांदी का सिक्का उसके पिता द्वारा दिए जाने वाले पैसे के बराबर था, और अगर वो शराब पीते तो वो हर महीने इतना भी नहीं देते। मैं इसे ले लूंगा। मैं वर्दी पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। क्या ये सुंदर होगा? केयरटेकर जो ने धीरे से हंसते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से यह उसकी तरह एक सफेद एप्रन के साथ एक साधारण काली पोशाक होगी, लेकिन छिपकली लड़की किसी भी चीज में सुंदर दिखेगी। अब जब सभी लोग एकत्र हो गए थे तथा एक नया सदस्य भी आ गया था, तो काल ने शेष गिल्ड को स्थिति समझाना शुरू किया। ठीक है, मैं मुद्दे के मूल से शुरू करूंगा।
फिर हम समाधान ढूंढ सकते हैं। द्रोद के भगवान ने निर्णय लिया है कि हमें युद्ध संबंधी लाभों के साथ शाही और सम्राट श्रेणी की वस्तुओं की थोक बिक्री की अनुमति देना, व्यापारियों को व्यापार समझौतों और हथियार प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसलिए वो उन सभी को खरीदने जा रहा है जिन्हें हम सीधे बेचना चाहते हैं। ओवरलॉर्ड रैंक वाली वस्तुएं हम थोक में नहीं बेचते हैं और वो उन्हें नीलामी में जाने की अनुमति देने के लिए सहमत हो गया है। हम कमांडर रैंक वाली वस्तुएं, गैर लड़ाकू वस्तुएं और पोषण बेचना जारी रख सकते हैं। हम कस्टम ऑर्डर भी कर सकते हैं, हर महीने एक ग्राहक। इससे समझौतों का उल्लंघन नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। काल ने सभी को इस नई जानकारी पर विचार करने के लिए कुछ समय के लिए विराम दिया। वे इतने लंबे समय से युद्ध संबंधी सुधार कर रहे थे कि जब तक मांग कम नहीं हो गई, उन्होंने कुछ और करने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन उन्नत लड़ाकू जादू ही वो मुख्य कारण था जिसके कारण लारेट कैपिटल अकादमी के 2 शिक्षक यहां आए थे। अगर वे उन्हें बनाना पूरी तरह से बंद कर देते तो ये रूनिक हथियार के क्षेत्र में उनके विकास को रोक देता। डेविस, जो हमेशा से ही एक पेशेवर स्टोर मैनेजर रहे हैं, ने भौहें सिकोड़ी। तो आप दुकान में सामान की लाइनअप को पूरी तरह से बदलने की सोच रहे हैं? काल ने अपना सिर हिलाया। हथियारों के मामले में बदलाव करना होगा, लेकिन हम सहायक उपकरणों के मामले को वैसा ही रख सकते हैं अगर हम जादू को गैर लड़ाकू बफर में बदल दें। फिर हमने एक साइन बोर्ड लगाया कि हम कस्टम ऑर्डर लेते हैं और बाकी सामान खरीदने के लिए उन्हें कैसल में भेजते हैं। डेविस ने सिर हिलाया। कम से कम बाहर एक गार्ड स्टेशन तो है। वे ग्राहकों को बता सकेंगे कि बाकी सामान कहाँ मिलेगा। लेकिन यह हमारे व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसकी मांग किसने की? काल ने आह भरी। खुद भगवान। मैं वास्तव में उसे रेत पीसने के लिए कहने की स्थिति में नहीं था। ये सुनकर फॉलनर एंजल मुस्कुराया, लेकिन मैं तुम्हें कोशिश करते देखने के लिए अच्छे पैसे देता। ठीक है, हम इस पर काम कर सकते हैं। हम उन्हें सूचित करेंगे कि युद्ध की वस्तुओं को रणनीतिक रिजर्व का हिस्सा बना दिया गया है और वे नीलामी में या कैसल स्टोर रूम के माध्यम से उपलब्ध होंगी। फिर हम श्रमिकों की रचनात्मकता को दिखाने के लिए दिन प्रतिदिन की जादुई वस्तुओं से अलमारियों को भर सकते हैं। लेकिन प्रशिक्षु कार्यों के बारे में क्या? काल ने कंधे उचका दिए। उसने कहा कि कमांडर रैंक और उससे नीचे कोई बड़ी बात नहीं है। हम उस पावर लेवल पर जो चाहे बेच सकते हैं। लेकिन पहली चीज जो मैं करने जा रहा हूं वह है वर्कशॉप को थोड़ा अपग्रेड करना ताकि मैना डेंसिटी ज्यादा हो। इससे लोरोस को जल्द ही आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है और इससे सभी के लिए आइटम को मंत्रमुग्ध करना आसान हो जाएगा। इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन काल के कार्यशाला की ओर जाने पर कोई भी उनके पीछे नहीं गया। वे सभी अपनी अगली परियोजनाओं की योजना बनाने में व्यस्त थे, क्योंकि अब उनके व्यवसाय करने के तरीके में बदलाव आ गया था। दला, डेरेक और रेमी से बनी रूनिक कीमिया टीम के लिए यह आसान था। वे बस दिन के लिए जो भी दिलचस्प लगता था उसे बनाते रहते थे, क्योंकि पोषण तब तक युद्ध की वस्तु नहीं थी जब तक कि वह जहर या विस्फोटक न हो। ऐशब्रिंगर भी चिंतित नहीं था। उसे अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचने की वास्तव में परवाह नहीं थी, उसे बस उन्हें बनाने में मजा आता था। भले ही वे 1 साल तक कार्यशाला के किनारे एक बॉक्स में पड़े रहें, लेकिन इससे उसे कोई परेशानी नहीं होगी। इस महीने 2 ओवरलॉर्ड रैंक ब्लेड बेचने से होने वाली आय उसके लिए अपने निजी प्रोजेक्ट के लिए सामग्री खरीदने और साल के बाकी दिनों में फौज पर काम करने के लिए पर्याप्त थी। साथ ही ये कार्यक्षेत्र गार्गोयल्स की सुरक्षा के साथ आया था, इसलिए कोई भी उसे बाधित करने या उसके समय की मांग करने की हिम्मत नहीं करेगा, जिस तरह से वे एक छोटी व्यक्तिगत कार्यशाला में करते हैं। काल ने दरवाजे के ऊपर दीवार के अंदर रूनों को लिखने में बस एक पल का समय लिया, और जब उसने कार्यशाला में जमा हुए मान को महसूस किया तो उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। यह उनकी जरूरतों के लिए पर्याप्त से ज्यादा होना चाहिए, और फिर वो दूसरी मंजिल पर भी ऐसा ही करेगा, ताकि वहां के कार्यक्षेत्र में रून क्राफ्टिंग के लिए पर्याप्त मान उपलब्ध हो। हालांकि वो इसे पूरे घर में नहीं लगाना चाहता था, कम से कम पहली मंजिल पर तो नहीं, जहां लोग इसे आसानी से देख पाते। यह उसके गिल्ड सदस्यों और उनके मेहमानों के लिए एक उपहार था। खैर, काल ने अपने गिल्ड सदस्यों के बारे में कहा, लेकिन वह वास्तव में गिल्ड लीडर नहीं था। वास्तव में ये स्पष्ट नहीं था कि डार्कलाइट होस्ट के पास कोई नेता था या हो भी सकता था। वो एक युद्ध चैंपियन था और नामात्र रूप से इस शाखा का प्रभारी था, क्योंकि उसके पास गिल्ड टाइटल की सूची में शाखा प्रशासक का अधिकार था, लेकिन वो गिल्ड लीडर नहीं था। वे अभी भी संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे जब काल दूसरी मंजिल पर रून्स जोड़ने के लिए वापस अंदर आया। इस बार रून्स को घर की पूरी दूसरी और तीसरी मंजिल को घेरने के लिए सेट किया गया था, ताकि सोते समय भी सदस्यों को अतिरिक्त ऊर्जा लाभ मिल सके। काल रसोई घर में वापस आया और एक ताज़ा पका हुआ क्रोइसेंट ले लिया, जबकि वह दूसरों के दिन की योजना पर चर्चा समाप्त होने तक प्रतीक्षा कर रहा था। अंततः डेविस ने नोट्स लेना समाप्त किया और सिर हिलाया।
हमारे पास अगले सप्ताह के लिए एक योजना है। युद्ध संबंधी वस्तुओं के बजाय हमारा इरादा है कि आप दूसरों को ऐसे मिश्रित रून सिखाएं जिससे कौशल योग्यता में वृद्धि होगी। शुद्ध युद्ध शक्ति की तुलना में मेरा मानना है कि यहाँ हर कोई इस बात पर सहमत है कि न केवल वह ज्ञान अधिक मूल्यवान है, बल्कि यह अत्यधिक लाभदायक भी होगा। जब तक हम महल के कर्मचारियों से इस बारे में बात नहीं कर लेते, हम उच्च रैंक वाली वस्तुओं को बिक्री के लिए नहीं रखेंगे। लेकिन हर कोई जवाब जानना चाहता है, उन्होंने समूह की ओर से समझाया। ठीक है, और इससे हम लोरोस द्वारा बनाई गई वस्तुओं को भी बेच सकेंगे। यहाँ तक कि आरोही रैंक क्राफ्टिंग सहायक उपकरण भी समुदाय के भीतर मूल्यवान होंगे। हर बिट मायने रखता है। रेमी तेजी से नोट्स बना रही थी और उन्हें काल के लिए अपने स्थान पर फेंक रही थी, क्योंकि उसके पास इस विषय पर कई विचार थे। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी सामने आएगा, इसलिए उसने तैयारी नहीं की थी। धन्यवाद रेमी, मैं इन्हें पाठ योजनाओं में शामिल करूंगी। तुम्हें पता है, एक बार जब मैं वास्तव में एक बना लूंगी। रेमी हंस पड़ी, क्योंकि उसे पता था कि काल के पास कोई वास्तविक योजना नहीं थी, और संभवतः तब भी नहीं होगी जब वो पाठ पढ़ा रहा होगा। सभी लोग अपनी दैनिक योजनाओं के लिए फैल गए। टीम के अधिकांश लोग कालकोठरी की ओर चले गए, जबकि शिल्पकला के सभी प्रशिक्षु ब्रह्मपूर्ण लाइब्रेरी शहर में रेमी की प्रयोगशाला की दूसरी मंजिल पर एकत्र हुए। ठीक है, चलो शिल्पकारों के लिए सबसे स्पष्ट रूनों से शुरू करते हैं। ये आधार है। काल चुप हो गया क्योंकि बाहर से विस्फोटों की आवाज ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। हॉक ये देखने के लिए अपने अंतरिक्ष से बाहर आया कि क्या हो रहा है, और उसने पाया कि वे एक ऐसे खतरे का सामना कर रहे थे जिसकी उसने पहले कभी उम्मीद नहीं की थी। बड़ी बड़ी उड़ने वाली मछलियां हैं, उनकी खुशबू बहुत अच्छी है। हॉक ने तुरंत सूचना दी। मुझे इससे ज्यादा जानकारी की जरूरत है, दोस्त। मछलियां उस स्तर का विस्फोट कैसे कर रही हैं? काल ने पूछा, यह महसूस करते हुए कि हॉक एक नए भोजन स्रोत की संभावना से विचलित हो गया था। तभी हॉक के अंतरिक्ष में एक ओवरलॉर्ड रैंक वाली वेल प्रकट हुई, जो लगभग 100 मीटर लंबी थी, और उसके शरीर पर सैकड़ों जादुई हमलों के निशान दिख रहे थे। खैर, ऐसा लग रहा था कि इससे कुछ नुकसान हो सकता है। बाहर उड़ती हुई वेलें हैं। मुझे नहीं पता कि वे किस पर या क्यों हमला कर रही हैं, लेकिन ये गंभीर बात लगती है। मोइरा ने आह भरी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका प्रशिक्षण बाधित होगा, लेकिन काल ने उसे बैठने का इशारा किया। सभी शिल्पकार यहाँ रह सकते हैं। लेडी रेमी से ये नोट्स लें और उन्हें पढ़ें। वहाँ 50 पृष्ठों के मिश्रित रून हैं जो आपको सफल निर्माण में मदद करेंगे। सबसे पहले सभी के लिए एक प्रति बनाएं, और फिर जो आपने सीखा है उसका अभ्यास करें। मैं बाद में एक व्यवहारिक प्रदर्शन के लिए वापस आऊंगा। काल घर से बाहर निकला और समुद्र की ओर देखने लगा, जहां हजारों वेल मछलियां, जैसे कि हॉक, उस समय शहर की ओर आ रही थीं। वे जहाजों, राक्षसों और उनके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज पर हमला कर रहे थे। इस समय क्यों इस तथ्य से कम महत्वपूर्ण था कि वे लगभग निश्चित रूप से शहर पहुंचने वाले थे। गार्ड दीवारों की ओर बढ़ रहा था, लेकिन द्रोथ के पास समुद्र की तरफ कोई दीवार नहीं थी और बेड़ा पहले से ही खस्ताहाल था। शायद वे शहर के पावर हाउस में से किसी एक पर भरोसा कर रहे थे कि वे शहर में प्रवेश को रोक देंगे। रे मकड़ी के रूप में काल के पास प्रकट हुई, फिर उसके बड़े बड़े ओप्लेसेंट पंख उगने लगे जो रूनों से चमक रहे थे। ये नया है। बहन तितली ने मेरी मदद की। क्या वे सुंदर नहीं है? रून का मतलब उड़ना है। काल ने तितली को मानसिक रूप से झकझोरा और उसकी पीठ पर विशाल सफेद पंख वाले 2 जोड़े उभर आए। वे ठोस भ्रम थे, लेकिन रून वास्तविक और प्रभावी थे। अगर काल ने पहले से ही इस बारे में सोचा होता, तो वो बहुत पहले ही खुद को एक उड़ने वाली वस्तु बना सकता था। दूसरी ओर, पंखों का उपयोग करना सीखना आसान नहीं था। उसके पास एक सामान्य विचार और कुछ जादुई सहायता थी, लेकिन वह धीमा और अजीब था क्योंकि वह आने वाली वेल को दूर से निशाना लगाने के कौशल के साथ पकड़ने के लिए ऊंचाई हासिल करने की कोशिश कर रहा था। पंखों के साथ पहला दिन, एक गार्ड ने हंसते हुए कहा, वास्तव में हाँ, वे एक कौशल है और मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। तब काल को एहसास हुआ कि उसकी मदद करने के लिए एक कौशल था। कैरा की मूल नस्लीय क्षमताओं में से एक तेज उड़ान थी जो उसे आकार की परवाह किए बिना एक फुर्तीला उड़ने वाला बनाती थी। काल ने कौशल को सक्रिय किया और ज्ञान का एक संकेत उसके दिमाग में आया, जिससे उसे अपने पंखों का सही तरीके से उपयोग करने में मदद मिली। इसलिए उसने इसे रे के साथ साझा किया, जो पहले से ही उससे बहुत बेहतर कर रहा था। इससे पहले भी उसने वास्तव में युद्ध के लिए उड़ान भरने का विचार छोड़ दिया था और एक क्रूर हमले के लिए वेलों में से एक के नीचे जाने के लिए छाया कदम का उपयोग किया था। ये राय के लिए नए अनुभवों का दिन था। इससे पहले वो कभी भी अपने नाश्ते के लिए मछली सॉस प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुई थी, और अब वे उसे पूरी सुशी दावत दे रहे थे। शहर शायद इसकी बहुत इच्छा रखता होगा,
क्योंकि गार्ड पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने मिलिशिया को नहीं बुलाया था। हालांकि एक या दो बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्या ये थी कि टोटेम से कुछ रक्त प्राप्त करना, जिसे लेकर जिला नेता लड़ रहे थे। शायद अगर वो एक बाल्टी के साथ वहां टेलीपोर्ट हो जाए। हॉक स्थिति के युद्ध पहलू के प्रति अधिक समर्पित था, क्योंकि सभी वेलों ने जल जादुई अवरोधों का उपयोग किया था तथा हर कुछ सेकंड में उनके द्वारा छोड़े जाने वाले जल जेट के विस्फोट सिटी गार्ड द्वारा लगाए गए अवरोधों से टकरा रहे थे। यही वो शोर था जो उन्होंने सुना था, और अब जब इतनी सारी उड़ती हुई वेलें उस क्षेत्र में थीं, तो विस्फोटों से शहर का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा हिल रहा होगा। समुद्री जानवरों के इस विशाल झुंड से निपटने के लिए गार्ड्स ने जो भी रणनीति बनाई थी, वो काम करती दिख रही थी। सैनिकों ने दर्जनों जानवरों को मार डाला था। उनमें से ज्यादातर के शव अब नीचे समुद्र में तैर रहे थे और पूरा समूह दक्षिण की ओर मुड़ रहा था, शहर के अंदर की बजाय तट के साथ आगे बढ़ रहा था। काल ने सोचा कि शहर के रखरखाव का खर्चा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसके आने के बाद से ही उस पर लगातार हमले हो रहे थे और आज जहाजों को भी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन उसके पीछे नागरिक जश्न मनाने के मूड में थे, क्योंकि टोटेम रैंक वाली वेल को नीचे गिराया गया था और झुंड ने किनारे से दूर अपना चक्कर पूरा किया था। रे ने वेल की लाश का एक बड़ा हिस्सा सावधानी से काट दिया, क्योंकि वो खून को निकालना चाहती थी, और फिर अपने स्थान पर लौट आई। अगर वे ये साबित नहीं कर पाए कि वह लाश के पास थी, तो वे ये साबित करने में भी असमर्थ थे कि उसने उनके पसंदीदा स्नैक्स चुराए थे, और यह निश्चित रूप से एक पसंदीदा नाश्ता जैसा लग रहा था। हॉक, जो मोनार्क रैंक वाले लक्ष्यों को और अधिक नीचे गिराने के लिए गार्ड को उनके केंद्रित प्रयासों में सहायता कर रहा था, अपनी बहन की विचारशीलता से बहुत खुश था। थोड़े से अतिरिक्त पोषण से उसे ओवरलॉर्ड तक पहुंचने में मदद मिल सकती थी। थोर का आगे बढ़ने का तरीका बहुत अलग था। जब उसका सुरक्षा चक्र पवित्र भूमि तक आगे बढ़ा, तो उसे पवित्र जादू की गहरी समझ हासिल हो गई थी। इसलिए एक मजबूत संसाधन प्राप्त करने के लिए भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय थोर ने अपने जादू की गुणवत्ता को तब तक बढ़ाने का इरादा किया जब तक कि वह आगे नहीं बढ़ गया या किसी बाधा से नहीं टकराया। सबसे खराब स्थिति में वो काल से जबरन विकास के लिए कहने वाला पहला व्यक्ति होगा। थोर के विचार ने कैरा को एक बढ़िया विचार दिया। अगर वो ओवरलॉर्ड बन जाती है और फिर एक रैंक ऊपर के रूप में विकास को मजबूर करती है, तो क्या वो तुरंत टोटेम नहीं बन जाएगी? वो एक ही बार में सब कुछ जीत लेगी। आप जानते हैं कि इतना आगे बढ़ना सभी के लिए समस्याजनक होगा। मैं अभी ओवरलॉर्ड रैंक में प्रवेश कर रहा हूं। हम किसी को तुरंत टोटेम रैंक तक आगे नहीं बढ़ा सकते। इतना ही नहीं, विकास के लिए भौतिक लागतें भी हैं, और मुझे अभी तक नहीं पता कि वे क्या है। हमें खजाने की तलाश में जाना पड़ सकता है, काल ने उसे याद दिलाया। कैरा को ये बात बहुत अच्छी लगी। अब जब वो एक नए महाद्वीप पर थी, तो उसे देखने और परखने के लिए नई चीजें तो मिलेंगी ही। हालांकि वो अभी भी टोटेम बनना चाहती थी। उसे कभी टोटेम ड्रैगन को चूमने का मौका नहीं मिला। जब जानवर अपनी अगली प्रगति पर विचार कर रहे थे, तब मारे गए वेलों को जमीन पर लाने के लिए एक बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया जा रहा था। पानी और गुरुत्वाकर्षण जादू वाले राक्षस लाशों को खींचने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन राय के पास एक बेहतर तरीका था। उसने बस 1 दर्जन मोनार्क रैंक वाले जानवरों को अपने स्थान पर उठाया और फिर उन्हें सीधे गोदी में फेंक दिया, जिससे उन श्रमिकों को झटका लगा जो इतनी बड़ी मात्रा में मांस की सफाई और भागों में बांटने के काम की तैयारी में एकत्र हुए थे। काल तट पर डॉक मास्टर के गोदाम के पास उतरा, जहां उन्होंने पिछले हमले के दौरान ग्रिल स्थापित किया था, और जवाब देने वाले किसी व्यक्ति की तलाश की। क्या ऐसा अक्सर होता है? उसने किनारे की ओर इशारा करते हुए पूछा। गोदीकर्मी हंसा। शुक्र है, नहीं। ज्यादातर बार हम कम से कम 1 या 2 अधिपतियों और दर्जनों सम्राटों को खो देते हैं जिनके शव बरामद नहीं किए जा सकते। इस बार हम आसानी से बच निकले और उन्होंने जाने से पहले शहर पर बमबारी करने की कोशिश नहीं की। सामान्यतः स्काई वेल्स संभोग के मौसम के दौरान बहुत आक्रामक हो जाती है, इसलिए जो भी चीज आसपास होती है, चाहे वो शहर हो या दुर्भाग्यपूर्ण व्यापारी कारवां, उसे वे परास्त कर देती है। ये झुंड पिछले साल हमारे सामने आए झुंड से बहुत छोटा था। जब वे एक पौराणिक रैंक के बैल के साथ आए तो उन्हें भगाने के लिए भगवान को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। अन्य कर्मचारियों में से एक ने राय द्वारा किनारे पर फेंकी गई वेल की ओर इशारा किया। इस साल भी ये बहुत अच्छी स्थिति में है। गोदाम भर जाने के बाद भी हमारे पास महीनों तक निर्यात करने के लिए मांस रहेगा। दुर्भाग्य से शहर में कोल्ड स्टोरेज की कमी है, क्योंकि दानव वास्तव में बर्फ तत्व जादू में विशेषज्ञ नहीं है, यहाँ तक कि वे भी जो पानी के जादू का उपयोग कर सकते हैं। काल ने समझ में सिर हिलाया। मेरे पास एक स्थानिक तत्व खजाना है जो मांस को खराब हुए बिना कुछ समय तक संग्रहित करने की अनुमति देगा। अगर आपको कोई आपत्ति न हो, तो मैं कुछ शवों को इकट्ठा करना चाहूंगा। भगवान,
या जो भी प्रभारी है, जब उन्हें बेचने का समय आएगा तो वे उन्हें मुझसे वापस ले सकते हैं। गोदीकर्मी ने उसकी ओर आंख मारी। क्या तुम सच में सोचते हो कि कोई गिनती कर रहा है? अगर तुम गोता लगाओ और डूबे हुए शवों में से किसी एक को उठाओ तो तुम उसे अपने पास रख सकते हो जब तक कि वह टोटेम ना हो। वे उन लोगों की परवाह करेंगे। हॉक के लिए ये काफी था और उसने अपनी लपटों को सूखा रखने के लिए खुद को एक पवन अवरोधक से ढक लिया, क्योंकि वह आकाश से नीचे कूद पड़ा ताकि उन शवों की तलाश कर सके जिनके बारे में उसे पता था कि वे नीचे होंगे। इन विशालकाय जानवरों में से एक या दो और भी उसके स्थान पर एक संपूर्ण समुद्री भोजन विभाग बनाने के लिए पर्याप्त होंगे। सौभाग्यवश नीचे एक या दो से अधिक राक्षस थे, जहां अन्य समुद्री राक्षसों के पहुंचने से पहले राक्षसों के लिए उन्हें बचा पाना लगभग असंभव था। इसलिए हॉक ने उन सभी को पकड़ लिया और पहले कुछ ओवरलॉर्ड रैंक वाले को एक तरफ रख दिया। फिर रुककर उसने एक और को अपने पंजों में पकड़ लिया ताकि उसमें अवांछित यात्रियों की जांच की जा सके। वो ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। तभी उसे यह बात ध्यान में आए, उस जीव के पेट में एक अंडा था। वो फिर से बचपन के कपटी अंडाकार गोलों से लगभग धोखा खा चुका था। फिर से उस चाल में फंसने के बजाय उसने लाश पर और अंडे होने की दोबारा जांच की और फिर अपने पंजों में अकेले अंडे को लेकर आगे बढ़ गया। ये शक्तिशाली जादू जैसा लगा और वो इसे पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। समुद्र की तलहटी में पड़े मोनाक रैंक के शवों को शीघ्रता से एकत्रित किया गया, क्योंकि हॉक को पहले से ही पता था कि उन्हें कहाँ होना चाहिए, और उसने उन्हें सिस्टर रे के प्रसाद के बगल में गोदी में रख दिया। वे उन्हें इतनी जल्दी यहाँ कैसे ले आए? एक कर्मचारी ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो अभी भी धूम्रपान के बीच में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि 800 टन का जानवर इतनी जल्दी किनारे पर खींच लिया जाएगा। ईमानदारी से कहूं तो हॉक और रे के लिए भी यह जगह बहुत बड़ी थी। ऐसा नहीं लगता था कि वजन की कोई सीमा थी, लेकिन जगह का आकार असीमित नहीं था और इनमें से कुछ विशालकाय जानवर लगभग उन्हें भर देते थे। इससे काल के मन में एक दिलचस्प सवाल उठा। अगर उसे इतना बड़ा जानवर मिल जाए तो क्या जगह उसके लिए ज्यादा आरामदायक होगी, या फिर उसके पर्यावरण के कारण उसकी वृद्धि रुक जाएगी? अगर आप मछलियों को एक छोटे कटोरे में रखते हैं तो वे कभी भी जंगल या तालाब में रहने वाली मछलियों जितनी बड़ी नहीं होती। हॉक ने अपने अंतरिक्ष में अधिपति श्रेणी के निकायों की तिकड़ी की जांच की। तब उसे एक महत्वपूर्ण एहसास हुआ। मुझे वहां नीचे जाने की जरूरत नहीं थी। रेमी एक जलीय जीव है और वो तैर सकती है। रेमी अपने भाई पर हंस पड़ी। सच है, लेकिन मैं यहां तक पहुंच चुकी हूं। हालांकि तुम पानी में जितने धीमे हो, मैं शायद शवों के पास जल्दी पहुंच जाती। परेशान होकर हॉक ने अपने हाथ में लिया हुआ विशाल अंडा उसकी ओर फेंका और रेमी ने चतुराई से उसे चारों भुजाओं से पकड़ लिया। यह एक आकर्षक अंडा है। क्या यह उन्हीं में से एक है? इसकी खुशबू स्वादिष्ट और जादुई है, उसने पूछा। हॉक ने ऊपर चक्कर लगाया और उसकी जांच की। यह जादुई है, लेकिन जीवित नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है। काल ने भी इसे सोल साइट से जांचा और पाया कि यह अंडा नहीं था। यह अंडे के आकार का था, लेकिन अंडा नहीं था। काल ने महसूस किया कि उसके पीछे एक शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हुआ है, और उसने पाया कि 6 जिला ओवरसियर, जो नगर गवर्नर के अधीन टोटेम रैंक के नेता थे, आ चुके थे। क्या तुम्हें ये किसी लाश में मिला? एक राक्षस ने पूछा। काल ने अपना सिर हिलाया। ये समुद्र तल पर था जब मेरा जानवर शवों को निकालने के लिए नीचे गया था। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह क्या है। वह मेरे युवा मित्र महासागर का हृदय है, एक अत्यंत दुर्लभ जल तत्व खजाना। गार्ड की आंखों में हल्की लालसा थी जब वो रेमी की बाहों में सागर के हृदय को देख रहा था। वे कहते हैं कि यदि जल तत्व वाला कोई पशु, राक्षस या दैत्य हृदय की शक्तियों को पूरी तरह से अवशोषित कर ले तो वे विकास से गुजरेंगे और अपनी प्रजाति की सीमाओं को पार कर जाएंगे। मेरा मानना है कि यह सबसे कमजोर दिलों में से एक है। दिल आमतौर पर एक पौराणिक खजाना होता है जिसका इस्तेमाल राजा अपनी संतानों को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए करते हैं। मुझे याद है कि 300 साल पहले भगवान ने अपने सबसे बड़े बेटे के लिए एक दिल खरीदा था, जो पानी के गुण के साथ पैदा हुआ था। उस समय लड़के की उम्र 20 वर्ष भी नहीं थी और माइथिकल ग्रेट हॉट ने उसे सीधे मोनाक रैंक से टोटेम में पहुंचा दिया। पूरे शहर ने ये तमाशा देखा। अगर आप कैसल लाइब्रेरी या किसी बड़ी किताब की दुकान में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस तमाशे के बारे में कई किताबें लिखी गई हैं, गार्ड ने बताया। रेमी के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि बोलने वाला दानव जल तत्व का नहीं था और वो पहले से ही एक टोटेम था। हालांकि शायद उसे कुछ उम्मीद थी कि इससे दूसरे डिस्ट्रिक्ट ओवरसियर में से एक को मिथिक रैंक में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इससे निश्चित रूप से उन्हें देश में बहुत बड़ी पदोन्नति मिलेगी और शायद शासन करने के लिए एक बड़ा शहर भी मिलेगा। शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करना। मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, रेमी ने घोषणा की।
टोटेम उसे देखकर मुस्कुराए और जो बोल रहा था उसने उसके सिर पर थपथपाया। तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो, छोटी नागा रानी। लेकिन नागा भी उतने ही जल राक्षस हैं जितने उड़ने वाली वेल। शायद तुम भगवान और सैकड़ों विशेष औषधियों के बिना भी इसे अपने आप अवशोषित कर सकती हो। रेमी ने खुशी से सिर हिलाया और अपने चारों हाथों में बड़े पत्थर को थाम लिया और अपना सिर इस तरह झुकाया जैसे कि वो बस उस चीज को खाने के बारे में सोच रही हो। लेकिन वो इतने सारे लोगों के सामने ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हो सकता है कि यह कोशिश कामयाब न हुई हो और उसे वापस थूकना पड़े। ऐसा करना शर्मनाक होगा। इसके बजाय वो अपनी वेदी पर लौट आई और खुद को शमन भगवान की छोटी मूर्ति के चारों ओर लपेट लिया। दिव्य शमन मूर्ति सौभाग्य का प्रतीक होनी चाहिए, और महासागर का हृदय एक मौलिक खजाना था जो जल तत्व के शमन के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उसने सौभाग्य के लिए मूर्ति में शक्ति भर दी और फिर महासागर के हृदय को ध्यानपूर्वक साफ किया। फिर उसके चारों ओर अपना मुंह लपेटा और आधे मीटर के अंडे के आकार के पत्थर को पूरा निगल लिया। ये धीरे धीरे उसके गले और छाती की गुहा से आगे बढ़ा, फिर उसके लंबे पेट के पहले कक्ष में रुक गया, जिसे देखकर रेमी की हंसी फूट पड़ी। वो कमर से ऊपर एक गर्भवती इंसान की तरह दिख रही थी। गर्भवती नागा नहीं, उनके अंडे शरीर के नीचे एक पंक्ति में बढ़े, लेकिन महासागर के दिल ने उसकी पसलियों के पिंजरे के नीचे एक अलग गोल उभार बनाया। एक खाद्य बच्चा। कैरा हंसी, जबकि रेमी शक्ति के प्रवाह से खुशी में कराह रही थी। महासागर का हृदय उसके शरीर को जल तत्व जादू से भर रहा था और वो महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर की कोशिकाएं बदलने लगी हैं। फिर ज्ञान उसके दिमाग में उमड़ने लगा। रेमी ने पाया कि यह पत्थर सिर्फ पानी के जादू का भंडार नहीं था, यह एक तरह की विरासत थी जो उसे उच्च स्तर के समुद्री राक्षस से मिली थी। पौराणिक कौशल सीखा। 1000 साल की बाढ़। पौराणिक जल तत्व कौशल। 1 मिनट के दौरान प्रति उपयोगकर्ता रैंक 1 मिलियन लीटर। एक विशाल बाढ़ बनाता है, किसी भी या सभी दिशाओं में विस्तार करता है। कौशल निष्क्रिय होने के बाद भी यह पानी बना रह सकता है। काल ने देखा कि रेमी ने जब नया कौशल सीखा तो उसके दिमाग में ये जानकारी उभरी। ये बिल्कुल पागलपन था। यह ऐसा था जैसे रेमी के कौशल को सक्रिय करने पर चारों ओर बांध के द्वार खुल गए हों। लेकिन इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि यह असली पानी था। कौशल समाप्त होने के बाद भी यह बना रहेगा जब तक कि रेमी इसे गायब नहीं कर देता। सबसे शक्तिशाली उग्र नदियों की तरह इतने ज्यादा पानी की मात्रा से विशाल क्षेत्र बाढ़ में डूब सकते थे। लेकिन अपने आप में यह न तो आक्रमण कौशल था और न ही रक्षात्मक कौशल। तो फिर आप इसे क्या कहेंगे? एक पर्यावरण कौशल, एक भूभाग लाभ बफ। हालांकि महासागर के हृदय की शक्ति अभी भी बढ़ रही थी, साथ ही रेमी की आभा भी। सीखा गया कौशल, नागा दलदल, महाकाव्य ग्रेड क्षेत्र प्रभाव। प्रत्येक रैंक के अनुसार ढलाई करके चारों ओर 10 मीटर की त्रिज्या में दलदल बनाता है। हवा और पानी दुश्मनों के लिए विषाक्त है, लगातार जहरीली क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन सहयोगियों के लिए फायदेमंद होते हैं। कौशल क्षति को बढ़ाते हैं और मन लागत को कम करते हैं। कौशल उन्नयन। नागा स्वैम्प 2। दुश्मनों को होने वाली क्षति में वृद्धि, सहयोगियों को मिलने वाले लाभ में वृद्धि। रेमी अब वास्तव में शक्ति से चमक रहा था। नीली रोशनी बिखेर रहा था जो छोटी तितली को मोहित कर रही थी। वह काल के आसपास से जो कुछ भी देख सकता था उसे ध्यान से याद कर रहा था, ताकि बाद में वो अच्छा प्रदर्शन कर सके। लेकिन यह एक नया अनुभव था जिसकी उसे कोई समझ नहीं थी। जहां तक वो समझ सका, नागा रानी किसी प्रकार के विकास से गुजर रही थी, साथ ही अधिपति पद तक पहुंच रही थी। रेमी की दृष्टि उसके शरीर से निकलने वाली तीव्र नीली रोशनी से अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन कुछ मिनटों के बाद उसने महसूस किया कि यह फीकी पड़ने लगी है, क्योंकि महासागर का हृदय उसके अंदर सिकुड़ रहा था। इसकी शक्ति का उपयोग किया गया था और इसकी विरासत प्रदान की गई थी। केवल खोल को रेमी के शरीर द्वारा पोषक तत्वों के रूप में अवशोषित किया जाना था। जल्द ही वह भी खत्म हो गया और रेमी ने सदमे में खुद को नीचे देखा। मैं सिकुड़ गया। राय ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, तुमने किया। हालांकि तुम प्यारे हो। मुझे नई रंग योजना पसंद है। उसके शरीर का निचला हिस्सा, जिसमें मानव जैसा ऊपरी शरीर का हिस्सा, उसके हुड का अगला हिस्सा और सर्प जैसा सिर शामिल है, क्रीम रंग का हो गया था। उसकी पीठ का रंग गहरा भूरा था तथा उसके शल्कों पर कांस्य हीरे के आकार के पैटर्न थे। वो बहुत ही चिकनी थी। उसके तराजू रेके रेशम की तरह कोमल थे, लेकिन जब रेमी ने एक पंजे को नीचे खींचा तो उसने पाया कि वे आश्चर्यजनक रूप से टिकाऊ थे। इसलिए उसने सिस्टम इंटरफेस के साथ अपनी स्थिति की जांच की। नाम रेमी। स्थिति बीस्ट मास्टर पैकमास्टर काल का बंधुआ साथी। आयु 2। किशोर। प्रजाति नागा शमन रानी। संविधान महाकाव्य ग्रेड। रैंक अधिपति। एक बार जब रेमी ने उसके तराजू की प्रशंसा करना समाप्त कर दिया तो वह वापस आत्मा सांप के रूप में परिवर्तित हो गई।
ये देखने के लिए कि क्या वे मेल खाने के लिए बदल गए हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके आत्मा सांप के रूप में उसके नाग शरीर से भी अधिक बड़ा परिवर्तन हुआ था। वो छोटा सा सांप गायब हो गया था, जिसके नीले रंग के तराजू थे। उसकी जगह एक विशाल समुद्री सांप था, जो लगभग 50 मीटर लंबा था, जिसके तराजू सूर्य के प्रकाश में समुद्र की लहरों की तरह चमकते हुए प्रतीत होते थे। वो बिना किसी प्रयास के अपनी जगह से सरक गई और जमीन को पीछे छोड़कर हवा में तैरने लगी। रेमी धोखा दे रही है, पंखों के बिना उड़ान नहीं हो सकती, राय ने शिकायत की। हालांकि अब रेमी को ये सब बहुत आसान लग रहा था। तैरना तो तैरना ही है, और हवा में थोड़ी सी भी नमी होने पर उसे तैरना कोई समस्या नहीं थी। अगर बारिश हो रही होती तो वो तेज भी हो सकती थी। हॉक को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे प्रतिक्रिया करे। एक तरफ एक और उड़ने वाली बहन का होना अच्छा था, दूसरी तरफ वो एक खुले तौर पर पूरी तरह से बिल्कुल शानदार अपूरणीय रूप से दुष्ट जल प्राणी थी। अगर वो दुष्ट नहीं थी तो किस तरह की बहन 1000 साल की बाढ़ जैसा कौशल प्राप्त कर सकती थी? उसे उस पर गर्व था। इस दुनिया में जहां ताकत ही इस बात का प्राथमिक मापदंड थी कि आप दूसरों से कितना सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, जो लोग आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, वे ही सबसे मजबूत थे। अगर उसकी बहन दुष्ट जादू को अपनाने के लिए तैयार थी और उसे अपने शरीर को फिर से आकार देने के लिए इस तरह के शक्तिशाली अधिपति रैंक वाले प्राणी में तुरंत अपग्रेड करने के लिए तैयार थी, तो वो सही रास्ते पर थी। हॉक का शरीर पहले से ही अधिपति रैंक की ओर बढ़ने की कगार पर था। वो अपने मन की गुणवत्ता में बदलाव महसूस कर सकता था, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने में उसे कई दिन या शायद सप्ताह लग सकते थे। इससे रेमी को बाकी सभी की तुलना में एक ठोस बढ़त मिल जाएगी, जब तक कि हॉक की उन्नति प्रक्रिया पूरी होने से पहले अन्य में से कोई आगे न बढ़ जाए। टोटेम्स ने उत्सुक भाव से काल को देखा। तुम्हारे बारे में कुछ बदल गया है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारी शक्ति में पहले से ज्यादा गहराई है। क्या तुम्हारा साथी आगे बढ़ा है? वास्तविक उन्नति से कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए था, क्योंकि रिक्त स्थान बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए थे, लेकिन काल को जानवरों से कुछ लाभ प्राप्त हुआ। इसलिए जब जानवर अधिक शक्तिशाली हो गए तो उसकी अपनी शक्ति का स्तर और ताकत बदल गई, और ऐसा लग रहा था कि रेमी की उन्नति महत्वपूर्ण थी। इसलिए काल ने उन पर मुस्कुराया। हॉट ऑफ द ओशन ने एक विकास किया। उसने एक महाकाव्य ग्रेड संविधान और एक शक्तिशाली नया जल कौशल प्राप्त किया। जिला संरक्षक मुस्कुराया। शायद हमारा अगला साथी रास्ते में है। निश्चित रूप से अब उसके पास टोटेम बनने की क्षमता है, ओवरलॉर्ड रैंक पर एक नई शुरुआत के साथ। कौन जानता है, महासागर के हृदय की शक्ति को देखते हुए वो अंततः मिथिक रैंक भी बना सकती है। रेमी को लगा कि उसके पास इससे भी ज्यादा की क्षमता होनी चाहिए। परिवर्तन ने उसे ओवरलॉर्ड रैंक की किशोर बना दिया था, तितली की तरह जो अभी अभी ओवरलॉर्ड में रूपांतरित हुई थी, या कैरा जो रॉयल रैंक में किशोर थी और बिना किसी वास्तविक प्रयास के ओवरलॉर्ड बन जाएगी। 2 रैंक अब उसकी प्रजाति से परे नहीं होनी चाहिए। हालांकि उसकी प्रजाति अभी भी वही बात कहती है, बस एक महाकाव्य ग्रेड संविधान के साथ, चाहे इसका मतलब कुछ भी हो। रेमी ने वापस बाहर आकर अपना हुनर दिखाने का निर्णय लिया, जिससे सभी टोटेम आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। ये बहुत तेज था, संगतता का ऐसा अविश्वसनीय स्तर, साथ ही युवावस्था की वापसी। यह एक शानदार संकेत है। मुझे बताओ मिस रेमी, क्या तुम में अभी भी नागा रानी का आत्मा सांप वाला परिवर्तन है? ये रानी की क्षमता का सच्चा संकेत है, बातूनी टोटेम ने पूछा। मेरा सांप रूप मेरी क्षमता को दर्शाता है? रेमी ने पूछा। दानव ने सिर हिलाया। मैं छोटी छोटी बातों का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन आत्मा सांप जितना प्रभावशाली होगा, नागा रानी उतनी ही शक्तिशाली बनेगी। ऐसा कहा जाता है कि स्कॉथन की रानी के पास 1000 मीटर लंबा आत्मा सांप है, लेकिन वो ड्रैगन द्वीपों के सभ्य होने से पहले के समय की एक अमर बूढ़ी राक्षसी है, और कोई भी उसकी उत्पत्ति के बारे में नहीं जानता, इसलिए वो आंशिक रूप से ड्रैगन हो सकती है। रेमी ने अपना रूप बदला और सुस्ती से गोदी क्षेत्र के चारों ओर घूमने लगा, जिससे शहर के ड्रैगन किन और अन्य स्केल प्रेमियों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। वो ऊपर की ओर रुकी और टोटेम मुस्कुराया। उसके दांत रक्त लाल त्वचा पर चमक रहे थे। स्पिरिट स्नैक का रूप भी युवा है, लेकिन निश्चित रूप से एक साधारण सांप नहीं है। आपके आगे एक उज्ज्वल भविष्य है मिस रेमी। यदि आप किसी भी परेशानी में पड़ जाते हैं तो आप मुझे महल में पा सकते हैं। मेरा नाम डोमेस्क है और मैं स्टोन चैपल जिले का जिला पर्यवेक्षक हूँ, जहाँ आपका गिल्ड हाउस है। रेमी पुनः नागा रानी के रूप में आ गई और जोर से जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि उसे यह अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ प्रकट होगी। धन्यवाद ड्रोथ शहर अब तक हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। ओवसियर डोमेस को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह कितना सच था। रे ने उनके लिए सचमुच टन भर टोटेम रैंक का मांस इकट्ठा किया था,
हॉक के पास कई ओवरलॉर्ड रैंक वेल बॉडीज थी। रेमी के पास एक खजाना था जिसके बारे में हॉक को डर था कि शायद वह एक अंडा हो सकता है जो उसे एक नई बहन को सक्रिय करने के लिए धोखा देने की कोशिश कर रहा था। और उनके पास अपना खुद का एक असली घर था जहां उनके लिए काम करने वाले लोग थे और लगभग सभी लोग उनका सम्मान करते थे। ड्रोथ शहर उनके लिए किसी निर्वासन स्थान से कहीं बेहतर था। दूसरे ओवरसियरों में से एक ने काल की ओर रुख किया। जानवर तुम्हारे साथ बंधे हुए हैं, है ना? क्या इसका मतलब यह है कि हॉक और स्पाइडर भी जल्द ही आगे बढ़ेंगे? ओह, और क्या वो सेरो तुम्हारा है या ड्रैगन चर्च का हिस्सा है? काल मुस्कुराया, वे मेरे साथ है। मेरा मानना है कि ब्लडबैथ स्पाइडर बहुत जल्द आगे बढ़ जाएगा, लेकिन होली थंडर सेरो थोड़ा संघर्ष कर रहा है। हो सकता है कि वह रक्तरेखा सीमित हो, लेकिन मेरे पास एक खजाना है जिसे मैं तब तक बचा रहा था जब तक कि वह एक अड़चन तक नहीं पहुंच गया जिससे उसे समस्या थी। टोटेम ने सिर हिलाया। यही सही तरीका था। बच्चों को अपनी शक्ति से बढ़ने दो और फिर उन्हें तभी मदद दो जब वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर ले। अगर आप उन्हें इसके लिए काम नहीं करवाते तो आपके पास बिगड़ैल बच्चे ही होते, और शहर में पहले से ही ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा थे। राय ने सहमति व्यक्त की, वो जल्द ही आगे बढ़ेगी, और यदि यह टोटेम रैंक उड़ने वाली वेल का खून उसे उड़ने नहीं देगा तो किसी को चाकू मार दिया जाएगा। बेशक वो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। वो शक्तिशाली रक्त चाहती थी, लेकिन वह मरे हुए भगवान से इचोर की एक बूंद पाने में कामयाब रही थी, और आखिरी लड़ाई के दौरान भगवान के खून की कुछ बूंदें जब वे लगभग गिर गए थे और स्प्रोल पर बर्बाद हो गए थे। उसके पास अधिपति रैंक के दानव रक्त का भी मिश्रण था। दानवों के बीच इतने सारे प्रकार और द्वितीयक तत्वों के साथ सही मिश्रण बनाने में उसे कई घंटे लग गए, लेकिन आखिरकार वो अपने उन्नति स्नान से खुश थी और तैयारी में खुद को सावधानी से साफ करना और सजाना शुरू कर दिया। उसने टोटेम रैंक वाली फ्लाइंग वेल के खून का केवल 10वां हिस्सा ही इस्तेमाल किया था, इसलिए उसके पास अगली बार के लिए बहुत सारा खून बचा था, और अपने से 2 रैंक ऊपर कहीं ज्यादा खून था जितना उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। उसका सामान्य आधार उस रैंक का था जिस पर वह आगे बढ़ने की उम्मीद कर रही थी, और इसने उसे हमेशा बिना किसी समस्या के आसानी से अड़चन से बाहर निकाला था। राय को उम्मीद थी कि इस बार वह भाग्यशाली हो सकती है और खून के नमूनों से एक अतिरिक्त शानदार क्षमता हासिल कर सकती है, जिस तरह से उसने हिल जायंट्स से पृथ्वी जादू प्राप्त किया था। हॉक स्वाभाविक रूप से संशय में था। क्या होगा अगर सिस्टर राय ने भी पानी के जादू का इस्तेमाल किया, जिसमें बहुत शक्तिशाली पानी के जानवर का खून इस्तेमाल किया गया? मांस ठीक था। जब उसने इसे भुना तो ये बहुत अच्छी तरह से सिक गया, अच्छी तरह से संगमरमर की चर्बी से एक गहरा और समृद्ध स्वाद के साथ। लेकिन राय ने अपनी उन्नति के स्नान के खून के पहलुओं को अपनाया। थोर ऊर्जा को अवशोषित करने की पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि वे प्रतीक्षा कर रहे थे। वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो अभी तक सम्राट रैंक के शिखर पर नहीं था। वो बस बॉटलनेक से थोड़ी ही दूरी पर अटका हुआ था और वास्तविक बॉटलनेक तक पहुंचने के लिए उस आखिरी छोटी सी बाधा को पार करने में असमर्थ प्रतीत हो रहा था। अगर वो वहां पहुंच पाता तो वह आगे बढ़ जाता, उसे यकीन था, लेकिन उसे किसी तरह के खजाने या सहायता की जरूरत थी, और यहां तक कि उसके स्थान में उन्नत पवित्र पत्थर और बेहतर ऊर्जा भी उसे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। काल को संदेह था कि थोर को शायद समय की आवश्यकता है। वे सभी इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और हॉक की तरह अत्यधिक शक्तिशाली विकास के बिना ये सोचना पूरी तरह से अनुचित था कि पवित्र थंडर विकसित सेरो भी इतनी तेजी से बढ़ सकता है। वेल अब किनारे पर थी। कम से कम वे तो थीं जिनके बारे में दानवों को लगा था कि वे उन्हें बचा सकते हैं। अगर वे किसी के द्वारा रस्सी बांधने से पहले ही समुद्र तल पर डूब जाती तो उन्हें निकालने की कोशिश बेकार जाती। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि उनमें से अधिकांश शवों को हॉक ने उठा लिया था, और केवल सबसे कमजोर या सबसे अधिक क्षतिग्रस्त शवों को ही समुद्री जीवन के लिए नीचे छोड़ दिया गया था। इस तरह की घटना के बाद खाड़ी में मछली पकड़ना अगले कुछ महीनों तक अविश्वसनीय होगा, जिसमें समुद्री मछलियों के पूरे झुंड गिरे हुए वेल का भोजन करने के लिए तट के करीब आएंगे। जब वेल का गिरना इतनी ऊंचाई पर होता है तो जल तत्व समुद्री राक्षसों के लिए एक बड़ी घटना होती है, लेकिन जब ये केवल कुछ 100 मीटर पानी में तट से 1 किलोमीटर के भीतर होता है तो यह मछुआरों के लिए भी स्वर्ग जैसा होता है। अधिक से अधिक लोग या तो सामग्री खरीदने या काम करने के लिए डॉक पर आ रहे थे, इसलिए काल ने जिला ओवरसियरों को विदाई दी और सभी को गिल्ड हाउस में वापस ले आया। महिलाएं अभी भी थोर के साथ कालकोठरी में थीं, क्योंकि अब उन्हें सहायता के लिए किसी दूसरे जानवर साथी की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दाना अब सम्राट रैंक पर पहुंच चुकी थी और उसे अपने गोलेम और एपिक गार्ड की मदद मिल सकती थी। वर्तमान घटनाओं के बारे में वे कितना जानते थे यह अज्ञात था, लेकिन काल को उम्मीद थी कि जब तक वे वापस आएंगे वो उन्हें ओवरलॉर्ड रेमी के साथ आश्चर्यचकित कर देगा। हालांकि यह मुश्किल हो सकता है,
क्योंकि उन्हें घर वापस आने के लिए शहर के एक बड़े हिस्से को पार करना था, और किसी को ये खबर फैलने की संभावना थी कि राय और हॉक फ्लाइंग व्हेल कार्यक्रम में है। कई लोगों के लिए उड़ती हुई राय दिन के समय का दुस्वप्न थी, और वे इसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे। राय इस बात से बहुत खुश थी कि राय होना अभी भी इतना प्रभावशाली है, लेकिन अभी उसका ध्यान अपने एडवांसमेंट बाथ की तैयारी पर अधिक था। उसने अभी अपनी तैयारियां पूरी की थी और भिगोने की प्रक्रिया शुरू ही की थी कि बाकी लोग गिल्ड हाउस में वापस आ गए। सभी रेमी को देखने के लिए उत्सुक थे, विशेषकर लोट्स। उन्होंने कहा कि अब वो एक नीली समुद्री आत्मा सांप है, एक बहुत बड़ी सांप, मुझे उसे देखना है। छोटी पादरी ने अपने हाथों को कमर पर रखते हुए पूछा। रेमी खिलखिलाकर हंसने लगी, फिर वो स्पिरिट स्नैक के रूप में यार्ड में प्रकट हुई और लोट्स द्वारा उसे देखे जाने का इंतजार करने लगी। प्रकृति पादरी ने अपने पीछे किसी की उपस्थिति को महसूस किया, और फिर उसने रेमी की विशाल आंख को दरवाजे में झांकते हुए देखा। इतना बड़ा रूप वास्तव में असुविधाजनक था, लेकिन रेमी लोट्स को सवारी के लिए ले जाने में खुश थी। लोट्स फुर्ती से स्पिरिट स्नैक के सिर पर चढ़ गया और बैठ गया। फिर उसे एहसास हुआ कि रेमी बहुत फिसलन भरी थी, और उसके पास पकड़ने के लिए कोई उभार नहीं था। लेकिन इसे बेल वृद्धि मंत्र से ठीक किया जा सकता था, और अब उसके पास पकड़ने के लिए एक कच्चा होनेस था। वे धीरे धीरे दीवार के ऊपर तैरते रहे, और रेमी ने बाहरी फ्रॉस्टिफायर गेट उपनगरों में जमीन पर मौजूद लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जब वे वहां से गुजरे, उनके नीचे मौजूद राक्षस हंसे जब उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोगों ने ड्रैगनकिन बच्चे को एक विशालकाय स्पिरिट स्नैक की सवारी करते हुए देखा। शक्तिशाली जानवर को खुद पर सवार होने की अनुमति देने के लिए उन्हें बहुत करीबी दोस्त होना पड़ा, लेकिन ये पंखीन राक्षसों के लिए बहुत मजेदार लग रहा था, जिन्होंने कभी अपने दम पर उड़ान का अनुभव नहीं किया था। जब रेमी गेट से बाहर जाने के लिए दीवार के नीचे झुकी तो गार्डों ने उन्हें इशारा किया। हालांकि वो कसाई का काम करने या फ्लाइंग व्हेल का मांस खरीदने के लिए शहर में आने वाले लोगों की छोटी लाइन के ऊपर से उड़कर निकली थी। यह अद्भुत था। धन्यवाद, रेमी। फिर रेमी ने फिर से कपड़े बदले, और लोट्स को पता चला कि उसके बाल नए हो गए हैं, और वह फिर से बहुत जवान दिखने लगी। एक छोटी सी लड़की, कम से कम 1 या 2 रैंक के लिए।